जब भी मैं ये दलिया पीता हूँ मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उसमें डाल देता हूँ। उंगलियों से उसे मिलाकर गटक जाता हूँ। हम मजदूर कैदियों का यही खाना है। दलिये में मिट्टी ही पेट भरने का एकमात्र सहारा है। पर आज मैंने एक घूंट भी नहीं छुआ। मैं बस जमीन पर बैठा हूँ। खाने के लिए लड़ने की हिम्मत भी नहीं बची। जिस शरीर में मेरी आत्मा आई है वो टूट रहा है। मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। जैसे ही मुझे लगा कि मेरी जान निकल रही है, रेमी भागता हुआ आया। केल, ये लो आधी रोटी। उसने आज अपनी जान दांव पर लगा दी और बस ये एक टुकड़ा उसे मिला। बाकी आधा हिस्सा हमारे पास लेटे उस आदमी को दिया जाता है। पिताजी जो अपनी आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे, और रेमी को मिट्टी वाला दलिया ही नसीब हुआ। मैं रोटी लेकर मुंह में भरता हूँ और धीरे धीरे चबाता हूँ। रेमी मुझे घूर रहा है। उसे पता है कि आज कुछ अलग है। मैं उतना कमजोर नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी आंखें फिर से मायूसी से भर जाती हैं। क्या फर्क पड़ता है? हम तो बस बोझ ढोने वाले जानवर हैं। आज नहीं तो कल हम सब इस नदी किनारे मर जाएंगे। मेरी आत्मा अभी इस दुनिया में आई है। मुझे नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा है। मेरा ध्यान तो सामने वाली रुकी हुई नदी पर है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। मलबे ने नदी का रास्ता पूरी तरह रोक दिया है, और यही नदी सम्राट के शाही दौरे का इकलौता रास्ता है। समय सीमा नजदीक है। जलमार्ग को थोड़ा भी साफ नहीं किया गया है, और सुपरवाइजर परेशान है। सब सम्राट को नतीजा देने के लिए उतावले हैं। खुद को साबित करने के लिए वो दिन रात कोड़े बरसाते हैं, हमसे मेहनत करवाते हैं, जैसे हमारी जिंदगी की कोई कीमत ही न हो। मैं नदी के उस रुके हुए हिस्से को घूरता हूं और मेरी आंखों में एक चमक सी आती है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में मैंने हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। मैं रेमी का हाथ पकड़ता हूं। मुझे पता है कि समय से पहले इसे कैसे पूरा करना है। मुझे सुपरवाइजर के पास ले चलो। मैं हम सबको यहां से बाहर निकाल सकता हूं। पर यह सुनते ही रेमी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बस अपना सिर हिलाता रहा। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, एक बूढ़ा आदमी सुपरवाइजर के पास गया। साहब, मेरे पास समय पर काम पूरा करने का तरीका है, दया करें। बस एक अच्छा खाना दे दें, मैं अभी योजना बता दूंगा। सुपरवाइजर ने सुना, फिर मुड़कर उसे कोड़े से मारा। बूढ़ा आदमी घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। सुपरवाइजर की आंखों में दया का नामो निशान तक नहीं था। एक के बाद एक कोड़े, जब तक वो बूढ़ा शांत न हो गया। फिर ग्रेसन ने अपना कोड़ा लपेटा। उसने उस पर थूका और चला गया। मरने की इच्छा है क्या? मुझे खाना ठगने की कोशिश कर रहे हो? जानते हो ग्रेसन कौन है? अगर तुम्हारे पास योजना थी तो पहले कहां थे? अब आकर मुझे मूर्ख समझ रहे हो? मैं रेमी का हाथ जोर से पकड़ लेता हूं। बुरी तरह सहमा हुआ। अगर मैं आगे बढ़कर बोल देता तो आज वो हाल मेरा होता। मेरे पैर डर से कांप रहे हैं। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक अजीब नजारा चमकता है। उसमें रेमी खाने के लिए पागलों की तरह दौड़ता है, लेकिन हाथ पहुंचने से पहले ही सुपरवाइजर उसे जमीन पर दे मारते हैं, और उसके पास मुश्किल से सांस लेते हुए मैं और पिताजी पड़े हैं। मैं अपनी आंखें रगड़ता हूं। सोचता हूं कि भूख के कारण मतिभ्रम हो रहा है, पर अगले ही पल मेरी दृष्टि में सुनहरे शब्द उभरते हैं। स्किल अनलॉक, फेट व्हील। किसी व्यक्ति को छूकर आप निकट भविष्य में उनके भाग्य की दिशा देख सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत है आपकी अपनी उम्र। वर्तमान लागत 3 महीने। मैं इसे पढ़ ही रहा था कि थकान की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी। मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं गिरने ही वाला था। 3 महीने। यह शरीर पहले ही कागज सा नाजुक है। 3 महीने और कम करना, मानो ढहती नींव पर एक और पत्थर रखना। लेकिन फिर भी ये मेरा भाग्य बदलने का रास्ता है। मैं आत्मविश्वास का दिखावा करता हूं और रेमी की ओर मुड़ता हूं। मेरे साथ चलो सुपरवाइजर के पास। रेमी घबरा गया। केल, क्या पागल हो गए हो? भूल गए उस बूढ़े का क्या हाल हुआ? मरना तो है ही, क्यों ना कोई जोखिम उठाएं, शायद रास्ता मिल जाए। रेमी ने मुझे देर तक घूरा, फिर अपना जबड़ा भींचकर मेरे साथ ग्रेसन के पास चला। मैं झुककर अपनी बात शुरू करता हूं। साहब, मुझे कुछ कहना है। लेकिन मेरे शब्द पूरे होने से पहले ही कोड़ा हवा को चीरते हुए मेरी तरफ आता है। रेमी तेजी से मेरे सामने आ गया। ग्रेसन एक ठंडी हंसी हंसा। तो तुम भी उस बूढ़े जैसी हरकतें करना चाहते हो? कोई योजना है बताओ, और जब कह लोगे तो मैं तुम्हें कोड़ों से नवाजूंगा। ग्रेसन की नजरें मुझ पर ऐसे टिकी हैं जैसे वो किसी लाश को देख रहा हो। बाकी सुपरवाइजर ठहाके लगाने लगे। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई, लेकिन पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। तीर कमान से निकल चुका था। पीछे हटना मतलब निश्चित मौत। मेरे पास झुककर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। साहब, मैं जानता हूं कि मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। मरना तो तय है, पर मेरा भाई अभी जवान है और पिताजी मरणासन है। मेरे पास कोई हुनर नहीं, बस भविष्य बताने का थोड़ा सा ज्ञान है। मरने से पहले मैं आपका भविष्य देखना चाहता हूं। मेरी बस एक ही विनती है कि जब मेरी बात सच हो तो मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। ग्रेसन को उम्मीद थी कि मैं पैसे या खाने के लिए भीख मांगूंगा। उसने ये नहीं सोचा था कि मैं उनके संरक्षण की मांग करूंगा। तो वो कुछ नहीं बोला, वो बस शांत खड़ा रहा। रेमी मेरे साथ खड़ा कांप रहा है, मुझे घुटनों पर गिराने की कोशिश कर रहा है। तभी ग्रेसन अचानक बोला, ठीक है, ये कैसे काम करता है? हमें एकांत चाहिए। मुझे बस आपकी कलाई छूनी होगी साहब। ग्रेसन ने दोबारा नहीं सोचा। उसने हाथ हिलाकर मजदूरों को हटा दिया, रेमी को भी दूर कर दिया। फिर ग्रेसन ने अपनी भारी कलाई आगे बढ़ाई। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, पर मैंने उसे दबाया और थामे रखा। पल धीरे बीत रहे हैं। मैं चेहरा शांत रखता हूं, पर अंदर डर का तूफान है। अगर वो हाथ खींच ले तो रेमी और मैं खत्म।
जैसे ही उसकी उंगलियां बेचैनी में फड़फड़ाई, मेरा नजरिया बदल गया। मैं देखता हूं ग्रेसन गुनगुनाते हुए घर का दरवाजा खोल रहा है। अंदर उसकी सुंदर पत्नी गर्म औषधि लेकर इंतजार कर रही है। उसकी आवाज कोमल है, पीने का आग्रह करती है। पर कुछ घूंट लेते ही ग्रेसन पेट पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ पैर ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे पानी से बाहर मछली, चेहरे के हर छेद से खून निकलता है। एक आदमी खिड़की से अंदर आता है। ग्रेसन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी का बहुत ख्याल रखूंगा। ग्रेसन की आंखें फटने को है, नजारा कट गया। मैंने हाथ हटा लिया। चक्कर फिर छा गए। उम्र के 3 महीने और छिन गए। ग्रेसन ने कलाई खींच ली। तो क्या देखा तुमने? मैं बस तरस भरी नजरों से उसे देखता हूं और अनकही चेतावनी देता हूं। साहब, याद रखना, घर पर कोई गर्म पेय न पीना। और मैं कांपते पैरों से चलने लगा। ग्रेसन मुझे घूरता रहा। वो इस बकवास पर यकीन नहीं करता। वो आधा महीने से घर नहीं गया है। कौन सा गर्म पेय? लेकिन मेरी वो मरणासन नजरिया उसके सीने में पत्थर की तरह चुभ रही है। रेमी मुझे वापस आते देख राहत की सांस लेता है। उसे मुझसे उम्मीद नहीं थी। पहले वाला शरीर एक बेकार स्कॉलर था जो कभी काम नहीं आया। जब जान पर बनी हो तो वो क्या काम आएगा? वापस लौटकर पिताजी मुझे डांटते हैं कि मैंने सुपरवाइजर को उकसाया, लेकिन तभी वो चुप होकर एक फैसला लेते हैं जो मुझे और रेमी को चौंका देता है। अब से मुझे अपना खाना मत देना, मैं अपना इंतजाम खुद करूंगा। अगर न मिले तो भूखा रहूंगा। पिताजी, ऐसा मत कहें, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम निर्दोष हैं, उन लोगों ने फंसाया है। पर तभी पुरानी यादें ताजा हो गईं। फैंग परिवार खेती करने वाला एक खुशहाल परिवार था। लेकिन पिताजी ने झाओ परिवार के युवक थेरॉन को बाजार में एक औरत को खींचते देखा और आवाज उठाई। उसी ने हमें दुश्मन बना दिया। झाओ परिवार की राजधानी में पहुंच थी और वो क्लियर वाटर काउंटी पर राज करते थे। आधे महीने के भीतर उन्होंने काउंटी ऑफिस को खरीद लिया। उन्होंने हम पर समुद्री डाकुओं से मिलीभगत का इल्जाम मढ़ा। रात भर में सब कुछ छिन गया। हम तीनों मजदूर कैदी बन गए। यादें मेरे मन में दौड़ गईं और मैंने मुट्ठी कस ली। गठियां सफेद हो गईं। झाओ परिवार इसका जवाब देगा, पर अभी बस आज रात तक जिंदा रहना है। जिंदा रहने की बातें छोड़ो, एक का बचना भी काफी है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मैं सबको यहां से निकालूंगा। उधर ग्रेसन जब सुपरवाइजर के क्षेत्र में गया तो उसने सबको बातें करते पाया। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, ग्रेसन। ऊपर से रोटेशन लीव का आदेश आया है। वो रुक गया। उसके दिमाग में मेरी वो बातें कौन गईं? साहब, याद रखना, गर्म पेय न पीना। लॉर्ड हार्लन सबको आराम दे रहे हैं। सबको एक दिन की छुट्टी। शिविर खुशी से झूम उठा। ये आदमी थक चुके थे, कौन शहर जाकर सांस नहीं लेना चाहता। पर जो बात ग्रेसन को अंदर तक हिला गई वो ये थी। बूढ़ा वेस्ट रोस्टर उठाकर नाम पढ़ने लगा। छुट्टी का पहला दिन, ग्रेसन। बाकी क्या कहा उसने नहीं सुना। कानों में शोर था, एक ही ख्याल घूम रहा था, पहला नाम मेरा। क्या ये इत्तेफाक है? बाकी लोग खुश हैं। ग्रेसन की पत्नी लीला, जो अभी 6 महीने पहले ब्याह कर आई थी, बहुत सुंदर थी। लोग उसकी खूबसूरती से जलते थे। ग्रेसन घर लौटता है, पर लेटने पर उसे नींद नहीं आती। नामुमकिन, वो लड़का तो मरणासन था। उसे कैसे पता था? पर टाइमिंग एकदम सही थी। ये बहुत डरावना है। अगली सुबह ग्रेसन भारी कदमों से घर लौटा। दरवाजा खोला तो लीला गर्म औषधि लेकर तैयार थी। मेरे प्रिय, तुमने बहुत काम किया है। मैंने तुम्हारे लिए विशेष काढ़ा बनाया है। गर्म पेय न पीना। ग्रेसन ने कटोरा लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीने का नाटक किया। जैसे ही लीला मुड़ी, उसने कटोरा थोड़ा ढीला कर दिया। घर का कुत्ता आया और सारा गिर गया काढ़ा चाट गया। कुछ देर में कुत्ता तड़पने लगा। ग्रेसन इसे देख रहा है। गुस्सा और डर साथ में है, पर उसने नाटक जारी रखा। फिर उसके हाथ ढीले पड़ गए। कटोरा गिरा और वो भी जमीन पर गिर गया, तड़पने का अभिनय करते हुए। जब ग्रेसन पूरी तरह शांत हो गया, लीला मुस्कुराते हुए बाहर आई। तभी खिड़की से एक आदमी अंदर आया और लीला को गले लगा लिया। जब वो आदमी उस पर झपटा, ग्रेसन ने उसका गला दबोच लिया। उसकी आंखों में वही नजारा तैर गया जो मैंने दिखाया था। इधर मुझे कुछ नहीं पता। मैं नदी किनारे आधी रोटी पर जिंदा हूं। इतनी मेहनत के लिए ये नाकाफी है। पास ही सुपरवाइजर सार्ज का कोड़ा मेरी ओर लहरा रहा है। रुको, पीछे से आवाज आई। सार्ज ठहर गया, हैरान होकर पीछे मुड़ा। ग्रेसन, क्या तुम्हें छुट्टी नहीं मिली? ग्रेसन ने बात टाल दी। उसने जो किया, सब दंग रह गए। वो झुकता है और पूरी इज्जत के साथ मुझे उठाता है। मास्टर केल, क्या आप ठीक हैं? चलिए, मैं आपकी मदद करता हूं। सार्ज पत्थर सा खड़ा रह गया। ग्रेसन का गुस्सा कौन नहीं जानता? वो कब से इतना तमीजदार हो गया? ग्रेसन सबकी नजरों को नजरअंदाज कर मुझे आराम गृह तक ले गया। सब मजदूर काम छोड़ देखने लगे। रेमी और पिताजी ऐसे हैरान हैं जैसे भूत देख लिया हो। मैं चल रहा हूं, पर अंदर कांप रहा हूं। दांव काम कर गया। पर तभी और टेक्स्ट दिमाग में आया। फेट व्हील दूसरों का भाग्य पढ़ने के साथ अपना भी बदल सकता है। हर बार जब आप किसी का भाग्य बदलते हैं, आप उसकी ऊर्जा से अपनी उम्र फिर से पा सकते हैं। अतिरिक्त इनाम भी मिल सकते हैं। डिटेक्टिव, खिलाड़ी ने ग्रेसन की मौत टाल दी है। उम्र की लागत 3 महीने। उम्र वापस मिली 6 महीने। शुद्ध लाभ 3 महीने। वर्तमान शेष आयु लगभग 11 साल और 3 महीने। तो ये ऐसे काम करता है। ग्रेसन की जान बचाकर मैं न सिर्फ 3 महीने वापस पा गया, बल्कि मुनाफे में रहा। ये क्षमता कभी खत्म नहीं होगी। ये जीवन का निवेश है। जितना बड़ा जोखिम, उतना बड़ा इनाम।
कमरे के अंदर आते ही ग्रेसन फौरन मेरे सामने झुक गया। मैं उसे शालीनता से टालने ही वाला था कि तभी मेरी नजरों के सामने अंधेरा छा गया और मैं स्टूल से गिरते गिरते बचा। ग्रेसन मुझे थामने के लिए लपका, फिर अचानक अपना माथा पीटा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। वह कुछ बुदबुदाया और फौरन बाहर की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद वह खाने की पूरी थाली लेकर लौटा। खाने की महक मेरी नाक से टकराई तो भूख के मारे मेरा पेट मरोड़ खाने लगा, पर मैं फौरन चॉपस्टिक्स उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मैंने देखा कि ग्रेसन बेचैन था, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। मैंने गहरी सांस ली। श्रीमान, पहले मुझे कुछ खा लेने दें, उसके बाद मैं आपका भाग्य देखूंगा। ग्रेसन की आंखें चमक उठीं। उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। मास्टर काइल, आप पहले भोजन करें। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और छोटे छोटे निवाले खाने लगा। मैं इतने लंबे समय से भूखा था कि एक साथ ज्यादा खाने पर मेरी तबीयत बिगड़ सकती थी, पर मेरे खाने की यह धीमी और नपी-तुली रफ्तार ग्रेसन की नजरों में रहस्य पैदा कर रही थी। उसे मुझ पर और भी श्रद्धा होने लगी। फिर भी मैंने खाना पूरा होने से पहले ही रुक गया। क्या मैं बचा हुआ खाना अपने साथी के लिए पैक करवा सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रेसन ने न सिर्फ उसे पैक करने के लिए कागज ढूंढा, बल्कि 2 अतिरिक्त रोटियां भी डाल दी। काम खत्म होते ही उसने बिस्ना किसी सब्र के अपना हाथ मेरे सामने बढ़ा दिया। मेरी उम्र और कम हो गई, पर मैंने अपनी उंगलियां उसकी कलाई पर टिका दी। थोड़ी देर बाद मुझे ग्रेसन की जान पर कोई खतरा या कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, पर तभी मुझे एक हैरान कर देने वाली बात दिखी। इस भविष्य को देखने में मेरी उम्र का कोई हिस्सा खर्च नहीं हुआ। लगता है कीमत किस्मत की अहमियत के हिसाब से तय होती है। मैंने सोच समझकर बोलना शुरू किया। श्रीमान, आगे कोई गंभीर खतरा नहीं है, पर आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। शराब कम पीजिए, यह मुसीबतें खड़ी करती हैं। मुझे लगा इतना काफी है, पर यह आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। वह आने वाले सालों के बारे में पूछने लगा कि क्या कोई पदोन्नति मिलने वाली है। मुझे तो यह पहले से ही पता था। मैंने बहुत भारी आ भरी और दिखावा शुरू किया। सच कहूं तो बार बार भाग्य देखने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कल ही पानी का रास्ता खोलने का उपाय देखने के चक्कर में मैंने अपनी आधी उम्र जला दी। अगर अब और कोशिश की तो मैं यहीं मर जाऊंगा। बेहतर होगा कि आप मुझे सुपरवाइजर के पास ले चलें। मैं समाधान प्रस्तुत करूंगा। अगर इससे काम बनता है तो श्रेय आपको मिलेगा। कोई और होता तो ग्रेसन चाबुक मारता, पर उस भाग्य ने उसकी जान बचाई थी। ग्रेसन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। ठीक है, अभी चलते हैं। कुछ ही देर में ग्रेसन मुझे सुपरवाइजर के सामने ले आया। श्रीमान, हमारे पास एक योजना है। एल्ड्रिच ने जो कहा उससे ग्रेसन के घुटने कांपने लगे। अगर तरीका काम आया तो इनाम मिलेगा, और अगर बहाना हुआ तो तुम दोनों की मौत तय है। सबको लगा कि ग्रेसन पीछे हट जाएगा, पर उसने दृढ़ता से कहा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। एल्ड्रिच यह सुनकर दंग रह गया। वह मेरी ओर मुड़ा। क्या है तुम्हारी योजना? मैंने कंस्ट्रक्शन मेथड समझाई। यह एक पुरानी तकनीक थी जिससे सदियों तक शाही नहरें साफ रहती थीं। सिद्धांत यह था कि चैनल को सिकोड़कर बहाव की गति बढ़ाई जाए, जिससे पानी खुद की ताकत से गाद को बहा दे। जैसे जैसे मैंने समझाया, एल्ड्रिच सीधा होकर बैठने लगा और एक एक करके सवाल दागने लगा। मैंने मन ही मन अपने पिछले जीवन के इंजीनियरिंग प्रोफेसर का आभार जताया। शुक्र है कि मैंने वो क्लास कभी मिस नहीं की थी। मैंने कागज और ब्रश मांगकर विस्तृत आरेख बनाए। मैंने समझाया कि सभी सामग्रियां साधारण हैं और असर तुरंत दिखाई देगा। एल्ड्रिच ने आरेख लिए और उन्हें देर तक उलट पलट कर देखता रहा। वह मुझसे बारीकियों पर सवाल करता रहा। आखिरकार उसने अपना हाथ हिला दिया। वापस जाओ और इंतजार करो। उसने मुझे एक दिन की छुट्टी दी, जो कि अनसुनी बात थी। फिर वह काउंटी लॉर्ड के पास भागा। एल्ड्रिच ने सारा श्रेय खुद लेने का मन बना लिया था। आखिर एक कैदी की बात पर यकीन कौन करता, और एक ओवरसियर की बात की वैसे भी क्या अहमियत थी। एल्ड्रिच नहीं जानता था कि यह चालाकी उसके जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होने वाली है। एल्ड्रिच के क्वार्टर से दूर जाते हुए मैंने अपनी कलाई को लचीला बनाया। शुक्र है कि मेरे दादाजी ने मुझे 10 साल तक सुलेख का अभ्यास कराया था। उसके बिना आज सब बर्बाद हो जाता। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ग्रेसन चिंतित लगा। मैंने उसके कंधे पर थपथ पाया। भाग्य का हिसाब ऊपर वाला खुद रखता है। शाम तक पॉल अपनी शिफ्ट खत्म करके आया और मुझसे सवाल करने लगा। मैंने मुस्कुराकर उसे शांत किया और खाने का पैकेट खोला। नमकीन सुअर के मांस की महक एक झटके की तरह महसूस हुई। यह कहां से आया? ओवरसियर ने दिया है। मैंने खा लिया है, तुम और रेमी गर्म रहते ही खा लो। लेकिन रेमी ने हाथ नहीं लगाया। उसकी आंखें पहरेदारी कर रही थीं। पास ही कुछ भूखी निगाहें खाने पर टिकी थीं। खा लो, सब ठीक है। ओवरसियर वहां शेल्टर से निगरानी कर रहा है। सबने मेरी नजर का पीछा किया और वाकई ग्रेसन हाथ में कटोरा लिए खड़ा था। उसका भारी शरीर किसी भी शरारती इंसान को दूर रखने के लिए काफी था। पॉल के हाथ कांप रहे थे जब उसने मांस का छोटा टुकड़ा तोड़ा। नमकीन स्वाद जीभ पर पिघला और उसकी आंखें नम हो गईं। रेमी ने रोटी का टुकड़ा खाया। आधे महीने में यह पहला मौका था जब हमने ऐसा भोजन किया था। जो पॉल अपनी जान देने को तैयार था, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। रेमी खिलखिला उठा। काइल, अगर हम रोज ऐसा खा सकें तो मुझे कभी किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। उसने तो कह दिया, पर मेरे दिल को यह बात चुभ गई। आधे महीने से अगर रेमी अपनी जान जोखिम में न डालता तो हम तीनों अब तक मर चुके होते। मैंने उसे गंभीरता से देखा। अब खाने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, मैंने इंतजाम कर लिया है। उसी समय काउंटी ऑफिस के अंदर
लॉर्ड हार्लन नहर के मसले पर रिपोर्ट देख रहे थे। उनका सिर फटा जा रहा था। सम्राट का बेड़ा बोई दिनों में यहां से गुजरेगा, पर इसे साफ करने में कम से कम 1 महीना लगेगा। उन्होंने कमरे में देखा। लॉर्ड वेंस, आप महल से आए हैं। आप तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। हमें हर पहलू पर ध्यान देना होगा। वेंस ने अपनी चाय का कप नीचे रखा। सबसे बड़ी जरूरत है अधिक मजदूरों की। रात दिन काम करना होगा। सभी कैदियों को पहले ही बुलाया जा चुका है। आम नागरिकों को बुलाना जोखिम भरा है। किसानों को खेती से हटाना विद्रोह को न्योता देना है। बाकी बात उन्होंने अधूरी छोड़ी। सम्राट के बेड़े को रोकना एक संगीन अपराध था। विद्रोह भड़काना भी मौत की सजा है। लॉर्ड हार्लन दोनों तरफ से फंसे थे और तनाव में अपने बाल नोच रहे थे। एक सेवक ने आकर सूचना दी कि एल्ड्रिच आ गया है। उसे वापस लौटा दो। वह नदी पर पहरा देने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है? सुपरवाइजर हर दिन मौके पर रहता है। अगर वो इतनी दूर आया है तो बात जरूरी होगी। हमें उसकी बात सुननी चाहिए। धूल से सराबोर एल्ड्रिच अंदर आया। लॉर्ड हार्लन उसे डांटने ही वाले थे कि उसने नदी साफ करने का समाधान कह दिया। लॉर्ड हार्लन उछलकर खड़े हुए। क्या समाधान है? मुझे बताओ। एल्ड्रिच ने मेरी योजना शब्द दर शब्द दोहराई और आरेख फैला दिए। लॉर्ड हार्लन ने उन्हें छीन लिया। बांध का ढांचा और सामग्री की सूची बहुत स्पष्ट थी। हर विवरण क्रम में लिखावट साफ और सटीक। लॉर्ड हार्लन ने तुरंत आदेश दिया, मास्टर डॉयल को अभी बुलाओ। धूप बत्ती आधी भी नहीं जली थी कि 2 कारीगर दौड़ते हुए आए। लॉर्ड हार्लन ने आरेख उनकी तरफ बढ़ाए। तुम देखो, क्या यह तरीका कारगर है? मास्टर डॉयल ने आरेख को ध्यान से देखा, आपस में कुछ फुसफुसाए और सावधानी से बोले, इन आरेखों के अनुसार यह तरीका सिद्धांततः सही है। यह काम कर सकता है। लॉर्ड हार्लन वेंस की ओर मुड़े। लॉर्ड वेंस, आपकी क्या राय है? पर वेंस ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उनकी नजरें आरेखों पर लिखी लिखावट पर टिक गईं। उनकी उंगलियां उन स्ट्रोक्स पर हल्के से घूमी। काफी देर की खामोशी के बाद उन्होंने कुछ अजीब कहा, लिखावट वाकई बहुत सुंदर है। फिर उनके चेहरे के भाव फिर से शांत हो गए। यह जोखिम उठाने लायक है। एल्ड्रिच से कहें कि रात भर काम शुरू करे। अगली सुबह मेरी छुट्टी खत्म हो गई। मैंने दोबारा फावड़ा उठाया और नहर साफ करने लगा। लेकिन मैंने काम शुरू ही किया था कि सुपरवाइजरों ने काम रुकवा दिया। कैदियों ने देखा कि एल्ड्रिच लॉर्ड हार्लन को लेकर आ रहा है। वेंस उनके पीछे चल रहे थे। उनकी लंबी काया एक ऐसी आभा लिए हुए थी जिसने सबको चुप करा दिया। हड़कंप के बीच ग्रेसन मेरे पास आया और एक कागज का पैकेट मेरे हाथ में थमा दिया। एल्ड्रिच ने भेजा है, उसने कहा, अपना मुंह बंद रखना। मुझे यह उम्मीद थी। मैंने सिर हिलाया और शांति से उसे ले लिया। ग्रेसन कुछ कहना चाहता था, पर अंत में सिर्फ एक आह भरी, श्रेय तुम्हारा चोरी हो गया और तुम इतने शांत हो। अगर यह काम कर गया तो वे तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। मैं ठंडी नजरों से एल्ड्रिच को देख रहा था। वह नहीं जानता कि वह मेरे बिछाए जाल में फंस चुका है। काम शुरू करो एल्ड्रिच, मुझे निराश मत करना। एल्ड्रिच ने आत्मविश्वास से अपनी छाती पीटी और नदी के किनारे की ओर मुड़ा। पहला समूह, 300 कदम नीचे जाओ, चैनल खोदो और विलो के पेड़ छोड़ दो। दूसरा समूह, विलो पिंजरे और रेत की बोरियां तैयार करो, 2 बांध बनाओ और चैनल को सिकोड़ दो। लॉर्ड हार्लन ने सामग्री के ढेर को देखा। लॉर्ड वेंस, क्या इतने से काम चलेगा? पता चल जाएगा। लॉर्ड हार्लन ने उन पर एक नजर डाली और अपना मुंह फेर लिया। एल्ड्रिच नदी की सतह को सिकुड़ते हुए देख रहा था, अपनी पदोन्नति की कल्पना कर रहा था। जब चैनल चौड़ाई के 3/10वें हिस्से तक सिकोड़ दिया गया तो पानी की धारा तेजी से आगे बढ़ी और नीचे ब्लॉक सेक्शन से टकराई। मिट्टी और गाद साफ होने लगी। रेमी, देखो, यह तरीका अद्भुत है। यह सच में काम करता है। रेमी अवाक था। केवल मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। पर तभी अप्रत्याशित हुआ। पानी की धारा एक बवंडर बनाने लगी। किनारों पर बहाव कमजोर हो गया और गाद दोनों तरफ जमने लगी। एक पुराने कारीगर ने यह देखा और चिल्लाया, कुछ गड़बड़ है। बीच में रास्ता साफ है पर किनारों पर गाद और बढ़ गई है। एल्ड्रिच की मुस्कान जम गई। जल्दी करो और सिकोड़ो। बहाव तेज करने की कोशिश करो, पर कुछ नहीं हुआ। दोनों तरफ गाद और बढ़ गई। एल्ड्रिच आपा खो बैठा। यही तुम्हारा समाधान है? पीछे हट जाओ। एक बुलंद आवाज गूंजी, तुम्हारे आरेखों में इनलेट, बांध के कोण और ड्रेन लेआउट सब स्पष्ट लिखा है। तो काम में इतनी बड़ी आपदा क्यों? यह मेरा पहली बार था। गलती हो गई होगी। सच बोलो, यह योजना असल में किसने बनाई है? अगर अब छुपाया तो तुम ऊपर वालों को धोखा देने के दोषी हो। सजा दोगुनी हो जाएगी। यह कैदी काइल की है। मुझे फौरन लॉर्ड हार्लन के सामने लाया गया। क्या यह तरीका तुमने बनाया? हाँ। पर लॉर्ड हार्लन का लहजा बदल गया। तरीका ठोस है, पर अभी साबित नहीं हुआ है। मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा। यह करेगा, मुझे यकीन है। लॉर्ड हार्लन ने मुझे देखा और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, मैंने कहा, अगर यह सफल रहा तो क्या आप मेरे परिवार को आजाद करेंगे? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं। पर अगर यह काम किया तो काम 3 गुना तेज होगा। एक परिवार के बदले सम्राट के बेड़े का रास्ता साफ होना एक अच्छा सौदा है। लॉर्ड हार्लन ने मुझे खामोशी से देखा। जैसे ही मेरे धैर्य का बांध टूटने वाला था, उन्होंने कहा, ठीक है, मैं शर्त लगाता हूं। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारा परिवार आजाद और तुम्हें 50 चांदी के सिक्के मिलेंगे। और अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारे पिता और भाई को मौत की सजा दी जाएगी। पूरे नदी तट पर सन्नाटा छा गया। मैंने लॉर्ड हार्लन की नजरों में नजरें मिलाईं।
यह कैदी शर्त स्वीकार करता है। जो मैं कर रहा था वो एल्ड्रिच जैसा ही था, अपनी ही योजना को दोहराना, पर मेरी बनावट की असली बात बारीकियों में थी। वो दीवारें सिर्फ सीधी खड़ी नहीं की गई थीं। वे नदी के प्राकृतिक ढलान के अनुसार चलते हैं, एक सटीक फनल के आकार में मुड़े हुए, जैसे करछुल से पानी निकाला जाता है। सीधा या तिरछा, और उससे धारा का जोर पूरी तरह बदल जाता है। पास ही मास्टर डॉयल की सुस्त आंखों में अचानक तेजी आ गई। क्या वे पानी को फैलाकर खुद को धकेलने के लिए तैयार कर रहे हैं? ग्रेसन माथे पर बल डाले ये सब देख रहा है। उसे यकीन नहीं कि आकार बदलने से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। वह तटबंध की ओर देखता है, जहां लॉर्ड हर्लन गंभीर चेहरे के साथ खड़े हैं, जो पूरी तरह संशय में हैं। बैंस के माथे पर भी सिलवटें हैं। दक्षिण की यह शुरुआती यात्रा खुद सम्राट की ओर से एक परीक्षा है। अगर यह नदी का मामला बिगड़ा, तो जिस भविष्य को बनाने में उसने इतनी मेहनत की है वो ढह सकता है। यहाँ खड़े सभी लोगों में सिर्फ मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। यह प्राचीन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक किताबी उदाहरण है। मैंने संकेत दिया, जलद्वार खोले गए, मजदूरों ने लकड़ी का गेट हटाया और नदी फिर से दहाड़ने लगी। प्रवाह शुरू हो गया, भीड़ में उत्साह छा गया। कुछ उम्मीद कर रहे थे कि यह काम करेगा, कुछ नहीं। एल्ड्रिच का चेहरा तो पहले ही पीला पड़ चुका है। इसे बंद करो, रोक दो, लेकिन धारा चैनल से बिल्कुल सही कोण पर टकराती है, जिससे न केवल केंद्र साफ हो गया, बल्कि दोनों तरफ की गाद भी खिंचाई। यह काम कर गया, सच में कर गया। रफ्तार पहले से 3 गुना ज्यादा है। ग्रेसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सरल समाधान और यह हो गया। मेरी गर्दन अभी भी सलामत है। बैंस रेलिंग पकड़कर अनजाने में ही आगे झुक गया। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली, इतना काफी है। मैंने अपना कॉलर ठीक किया, लॉर्ड हार्लन के पास गया और झुककर अभिवादन किया। यह सफल रहा। मैं अपना वादा निभाता हूं। तुम्हारे परिवार के तीनों सदस्य बेगारी से मुक्त हैं, और इसके अलावा तुम्हारे परिवार को 50 ताले चांदी का इनाम दिया जाता है। एल्ड्रिच भीड़ के पीछे दबा खड़ा था, चेहरा पत्थर जैसा काला। वो श्रेय मेरा था। तुमने किसी को दोषी नहीं ठहराया। मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे हुई? तभी बैंस भी धीरे से मेरी तरफ बढ़ा। उसकी प्रभावशाली शख्सियत करीब से और भी रौबदार लग रही थी। भीड़ की हर नजर उसी पर थी, यहां तक कि लॉर्ड हार्लन भी, जिनके घर में मेहमानों की कमी नहीं रहती, अनचाहे ही अपना थूक निगल गए। मुझे लगा बैंस मुझे इनाम देने आया है, लेकिन उसने कुछ अप्रत्याशित पूछा। उन रेखा चित्रों पर लिखावट क्या तुम्हारी है? जी हां, तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। बैंस अपनी बात पूरी कर भीड़ की ओर मुड़ा। किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, जब तक कि उसने अचानक पास खड़े एक गार्ड की म्यान से तलवार निकाली, उसे एल्ड्रिच की छाती में पूरी सटीकता से उतार दिया और बिना किसी भाव के बाहर खींच लिया। लॉर्ड बैंस, एल्ड्रिच मेरा भरोसेमंद आदमी था। तुम मालिक की इजाजत के बिना कुत्ते को नहीं मार सकते। तुमने उसे ऐसे कैसे मार दिया? मेरा हाथ अभ्यास से बाहर हो गया है। लगभग 2 बार लग गए। फिर वह मेरी ओर मुड़ा और ऐसी बात कही जो दिल पर गहरा असर कर गई। याद रखना, जब घास काटते हो तो जड़ उखाड़नी चाहिए। यही वह तोहफा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। फिर वह लॉर्ड हार्लन की ओर मुड़ा। लॉर्ड हार्लन, अभी आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मैंने अभी एक ऐसे व्यक्ति का निपटारा किया जिसने अपने वरिष्ठों को धोखा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सम्राट की दक्षिण यात्रा को लगभग विफल कर दिया था। लॉर्ड हार्लन की छाती फूलने लगी। लेकिन यह याद दिलाना काफी था कि यह आदमी सीधे महल से आया है, अछूत है, और उसने सब कुछ अंदर ही घोंट लिया। मुझे लगता है लॉर्ड बैंस ने बिल्कुल सही किया। बैंस हल्की सी मुस्कान के साथ चला गया। मुझे लगा अध्याय खत्म हो गया, लेकिन वह मेरे पास से ही गुजरा। घर जाओ और अच्छा खाओ, अपनी ताकत वापस लाओ। मैं कुछ दिनों में तुमसे कुछ लेने आऊंगा। मैं उसकी जाती हुई आकृति को देखता रह गया, पूरी तरह उलझन में। अगर कुछ चाहिए था तो कहते क्यों नहीं, लेकिन मेरी सेहत का ध्यान रखने की क्या जरूरत थी? यह कहने का अजीब तरीका है। फिर भी मुझे ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। मास्टर डॉयल को पूरा तरीका समझाने के बाद मैं पाव रेमी को काउंटी टाउन ले गया और 50 ताले से एक जर्जर आंगन किराए पर लिया, ताकि सब सेटल हो सकें। अच्छा खाना और सुकून की नींद आखिरकार शरीर को फिर से काम करने लायक बना रही है। और जब कोई काम नहीं बचा तो दिमाग में सवाल घूमने लगा कि अब आगे क्या। मैं इस च्योन साम्राज्य नाम की जगह में काफी समय से हूं। पहले मुझे लगा कि मैं अपने पिछले जीवन का ज्ञान इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमा लूंगा, एक आरामदायक स्थानीय व्यापारी बनकर आसानी से जी लूंगा। लेकिन ओवरसियर सुपरवाइजर को जवाबदेह होते हैं, सुपरवाइजर काउंटी लॉर्ड्स को, और हर स्तर नीचे वाले को दबाता है। बिना ताकत या समर्थन के दौलत आपको बस एक निशाना बना देती है। हर कोई अपना हिस्सा चाहता है। अगर इस दुनिया में सीधे खड़े होना है तो शाही परीक्षाएं ही इकलौता रास्ता है। लेकिन जब मैंने पास से इसका जिक्र किया तो उन्होंने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमने स्थानीय शक्तिशाली परिवार से दुश्मनी मोल ली है। हम पर झूठा आरोप लगाया गया था कि हम नदी के लुटेरों के साथ मिले हुए हैं। च्योन साम्राज्य के कानून के तहत हमारे परिवार की 3 पीढ़ियों तक कोई भी इन परीक्षाओं में नहीं बैठ सकता। मैं सुन्न खड़ा रह गया। तो योजना यह है कि मुझे यहाँ एक मामूली आदमी बनाकर फंसाए रखा जाए, जिसे कोई भी जब चाहे कुचल सके। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। अगर मैं अपने पूरे परिवार को बेगारी से मुक्त करा लूं तो मैं अपना नाम भी पाक साफ कर सकता हूं, और मेरे पास मेरी जादुई शक्ति, भाग्य का पहिया अभी भी है।
जब मैं फैसला पलटने का तरीका ढूंढ रहा था, बैंस अपने हस्तशिल्पी के साथ एक रोजवुड का डिब्बा लेकर आया। मैं आगे बढ़कर झुका, लेकिन किसी कारण से जब उसने मुझे देखा तो वह एक पल के लिए रुक गया। पता चला कि एक अच्छी धुलाई और साफ कपड़ों के बाद मेरा यह चेहरा वाकई कुछ काम का है, और वहां खड़े होकर मैं किसी भी रईस के बेटे के बराबर लग रहा था। बैंस के चेहरे के भाव थोड़े नर्म पड़ गए। वह अपने हस्तशिल्पी के साथ अंदर आया। मैं तुमसे कुछ लिखवाने आया हूं। जैसे ही शब्द बाहर आए, हस्तशिल्पी ने रोजवुड का डिब्बा खोला जिसमें अध्ययन के 4 खजाने सलीके से रखे थे। यह मैंने नहीं सोचा था। आप क्या लिखवाना चाहेंगे महोदय? बस उसे सुंदर बना दो। मेरा दिमाग तुरंत काम करने लगा। यह आदमी सुलेख के बारे में कुछ नहीं जानता, उसे परवाह भी नहीं है। यह टुकड़ा स्पष्ट रूप से एक उपहार है। जो कोई भी उसे व्यक्तिगत रूप से इसके लिए आने को कहेगा, वह जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। क्या मैं पूछ सकता हूं महोदय, क्या यह किसी के लिए उपहार है? क्या कोई अंदाजा है कि उन्हें क्या पसंद है? उसके बगल में खड़े हस्तशिल्पी ने आंखें घुमाईं। एक सजायाफ्ता अपराधी और लॉर्ड बैंस अपनी लिखाई मांगकर तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। यह एक विशेष अधिकार है, और तुम यहां नखरे दिखा रहे हो, इतने सवाल पूछ रहे हो। लेकिन बैंस समझ गया कि मैं असल में क्या कर रहा हूं। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बुजुर्ग व्यक्ति के लिए है। उन्हें सुलेख बहुत पसंद है, और उन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया है। मैंने और कुछ नहीं पूछा। मेरा दिमाग पहले से ही तेज चल रहा था कि कौन सी शैली सबसे अच्छी होगी और अफसर के लिए क्या सामग्री सही है। बैंस को केवल इस बात की परवाह है कि यह सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन वह यह नहीं समझते कि सुलेख रूप और अर्थ के मिलन में जीवित रहता है। भावना को स्ट्रोक से मेल खाना चाहिए। मेरा दिमाग अनगिनत प्रसिद्ध पंक्तियों और छंदों के माध्यम से दौड़ता रहा, जब तक कि मैंने मौसम के बारे में नहीं सोचा। वसंत की बुआई पहले ही चल रही है, और प्राप्तकर्ता एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन सिखाने में बिताया है। इसे परिष्कृत और संयमित होना चाहिए। फिर एक कविता मेरे दिमाग में उभरी, एकदम सही फिट। हस्तशिल्पी मुझे ब्रश छुए बिना लंबे समय तक खड़ा देखकर मान लेती है कि मैं दिखावा कर रहा हूं। वह अंदर ही अंदर मजाक उड़ा रही है। फिर मैंने ब्रश उठाया और पहला स्ट्रोक लगाया, और उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। स्ट्रोक्स दुबले और तेज हैं। लहराते हुए स्ट्रोक्स तलवार की तरह कटते हैं। पृष्ठ पर एक कविता उभर आई, और एक ऐसी लिपि जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। समय पर होने वाली बारिश को पता होता है कि कब बरसना है। यह वसंत के आगमन के साथ आती है। यह रात में हवा के साथ चुपचाप अंदर आती है, और बिना किसी आवाज के सब कुछ पोषित करती है। हस्तशिल्पी शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं पढ़ सकती। वह केवल इतना जानती है कि लिपि शानदार है, जिसमें ऐसी गुणवत्ता है जिसे वह नाम नहीं दे सकती, सीधी और महान। बैंस की नजरें पृष्ठ पर टिक गईं। उसकी आंखों में कुछ चमक उठा। उसने हस्तशिल्पी को इसे सावधानी से लपेटकर रोजवुड के डिब्बे में रखने का संकेत दिया। यह राइटिंग सेट तुम्हारा है, इसे एक शुक्रिया समझो। वे बमुश्किल निकले ही थे कि पा ने अगले कमरे से अपना सिर बाहर निकाला। लॉर्ड बैंस क्या चाहते थे, और वे लेखन के सारे उपकरण क्यों लाए थे? उन्हें एक सुलेख का टुकड़ा चाहिए था। लॉर्ड बैंस को तुम्हारे काम के बारे में कैसे पता चला? अगर ऐसा है तो मेरी अपनी लिखाई भी उनके लिए एक खजाना होगी। मैंने एक हल्की हंसी छोड़ी और कुछ नहीं कहा। बैंस जो लाए हैं वह मूल्यवान है, हाँ, लेकिन मैंने इसे सुनहरी लिपि के एक टुकड़े, एक डुफू कविता के लिए बदल लिया। जो आगे रहा वो मैं हूं। इस बीच बैंस और उसका हस्तशिल्पी अपने क्वार्टर लौट आए। मेज पर 7 या 8 टुकड़े फैले थे, जिन्हें उसने विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा किया था। मुझे सुलेख के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बस एक ऐसा टुकड़ा चाहिए जिसे एल्डर सोरेन स्वीकार करें, ताकि वह सम्राट के सामने मेरी अच्छी सिफारिश करें और मुझे महल में फंसी उस अजीब स्थिति से बाहर निकलने में मदद करें। तुमने इतने सारे टुकड़े इकट्ठा करने में इतनी मेहनत की, निश्चित रूप से उनमें से 1 या 2 काम कर जाएंगे। यह 3 सम्राटों के गुरु हैं। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सेवानिवृत्ति ली है, हाँ, लेकिन उन्होंने ज्यादातर लोगों की कल्पना से अधिक प्रामाणिक उत्कृष्ट कृतियां देखी हैं। योजना कुछ मजबूत टुकड़ों के साथ उनकी पसंद को लुभाने की थी। टुकड़े अब यहाँ हैं, लेकिन मुझे उनमें से किसी पर कोई भरोसा नहीं है। जब समय आता है तो आपको बस कार्य करना होता है। जो भी हो, उन्हें वितरित किया जाना चाहिए। अब सब कुछ किस्मत पर है। वह हस्तशिल्पी की मदद से उन्हें छांटता है, सबसे प्रतिष्ठित नामों को ऊपर, कम प्रसिद्ध कार्यों को पीछे रखता है, जब तक कि केवल मेरा अज्ञात टुकड़ा नहीं बचता। क्या हमें इसे लाना चाहिए? इसमें कुछ सुखद है, एक ऐसी उपस्थिति जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन वह एक लेबर कन्विक्ट है जिसने अभी अपना नाम साफ किया है। उसकी सुलेख वास्तव में कितनी अच्छी हो सकती है। अंत में हिचकिचाहट के एक पल के बाद यह डिब्बे में चला गया, सबसे नीचे दबा हुआ। ऊपरी स्लॉट में शाही अकादमी का काम है। निचला हिस्सा उस साधारण सी सुनहरी लिपि से दबा हुआ है। क्या यह कोई किस्मत लाता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या स्वर्ग आज उदार महसूस करता है। शहर के दूसरी ओर सोरेन एस्टेट के अंदर एल्डर सोरेन और उनकी पोती लायरा चुपचाप बात कर रहे हैं। दादाजी, आप संकुचन पद्धति के बारे में क्या सोचते हैं? चिनशिंग नदी का सफाया इसका उपयोग करके कहाँ किया गया? वाकई चतुर। और भी उल्लेखनीय बात यह है कि जिसने इसे प्रस्तावित किया वह एक युवा लेबर कन्विक्ट था। यह त्रासदी है।
ऐसी वास्तविक क्षमता वाले लोग अक्सर शून्य से आते हैं और शायद ही कभी अदालत तक पहुंचेंगे। ऐसा लगता है कि मेरी लायरा के मन में अभी भी विद्वानों और परिष्कृत प्रकार के लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तुम अब जवान नहीं हो रही हो, अब अपने भविष्य के बारे में सोचने का समय आ गया है। दादाजी, आपने मुझसे वादा किया था कि जब शादी की बात आएगी तो पुरुष का ज्ञान मेरे अपने ज्ञान से बेहतर होना चाहिए। एल्डर सोरेन सुनते हैं और केवल एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला सकते हैं। उनकी पोती का उपहार बहुत असाधारण है। संगीत, शतरंज, पेंटिंग, सुलेख, वह सब कुछ में उत्कृष्ट है। कोई भी साधारण आदमी उसके सामने नहीं टिक सकता। चियन साम्राज्य भर में साहित्यिक दृश्य वर्षों से सपाट रहा है। वास्तविक जीवन वाली कविता बहुत समय से नहीं आई है। युवा पीढ़ी के बीच कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा हो सके, उसे ढूंढना लगभग असंभव होगा, लॉल्टेन लेकर भी। तभी पुराना स्टीवर्ड दरवाजे के बाहर से आवाज देता है, महोदय, लॉर्ड बैंस ने मुलाकात का अनुरोध करने वाला कार्ड भेजा है, उसे वापस लौटा दो। मेरी सेवानिवृत्ति के बाद से 3 सम्राटों के गुरु के रूप में मेरे नाम का उपयोग करके सम्राट के करीब जाने वाले लोगों की अंतहीन और थका देने वाली कतार लगी है। लॉर्ड बैंस शाही आदेशों पर काम कर रहे हैं। उन्हें वापस भेजने से पहले उनकी बात सुनना उचित हो सकता है। एल्डर सोरेन सहमत हो जाते हैं, आंशिक रूप से अपनी पोती के लिए। ज्यादा देर बाद नहीं, बैंस अध्ययन कक्ष में प्रवेश करता है, रोजवुड का डिब्बा ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह झुकना पूरा करे, एल्डर सोरेन सीधे बात पर आते हैं। लॉर्ड बैंस, आज आप मेरे घर कैसे आए? बैंस भी समय बर्बाद नहीं करते, बमुश्किल उम्मीद के साथ पहला टुकड़ा प्रस्तुत करते हैं। आप शाही अकादमी के विद्वान जो का काम खोजने की परेशानी में पड़ गए। उनका बात का काम कलाई में तनाव दिखाता है। यह उनके बेहतरीन टुकड़ों में से एक नहीं है। बैंस का दिल डूब जाता है, लेकिन वह एक मुस्कान मजबूर करता है और जल्दी से दूसरा टुकड़ा बाहर निकालता है। एल्डर सोरेन इसके बाद जो कहते हैं वह उस मुस्कान को पूरी तरह जमा देता है। आह, हु जोंग के प्रसिद्ध वांग फंग का सुलेख। वह पिछले महीने व्यक्तिगत रूप से आए थे और मैंने तब स्वीकार नहीं किया था, और आप यहां इसे फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। बैंस जमीन में समा जाना चाहता है। जो उम्मीद थी वह अब लगभग खत्म हो गई है। अगले कुछ टुकड़ों के दौरान एल्डर सोरेन की टिप्पणियां छोटी और अधिक अपमानजनक होती गईं, जो अधीरता की ओर बढ़ रही थीं। वह अभी चाय के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर कुछ पर टिकी और वह रुक गया। ये स्ट्रोक तो सबसे पतले पत्थर पर की गई नक्काशी जैसे हैं। इसकी लिखावट में वो कशिश है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तकनीक अभी थोड़ी कच्ची है, लेकिन इसका अंदाज साफ बताता है कि ये किसी नई विचारधारा की नींव रखने वाले की कलम है। लगता है लेखक ने पूरी तरह से नई शैली विकसित की है। पुरानी लकीरों को छोड़कर खुद अपना रास्ता बनाने की कोशिश है। इसीलिए ये पहली नजर में थोड़ा अजीब लगता है। वैंस दंग रह गया। वो जिसे शायद अहमियत नहीं दे रहा था वही सबसे सटीक निकला। पर अभी तो असली धमाका बाकी है। ये हवा की तरह खामोशी से आती है और बिना किसी शोर के सबको पोषित करती है। दादाजी, ये आपकी शिक्षा के प्रति समर्पित जीवन का सम्मान है। जैसे वसंत की बारिश जो हर चीज को हरा भरा करती है, बिना कोई निशान छोड़े, पर इसका अर्थ संपूर्ण है। एल्डर सोरेन अपनी पोती के मुंह से कविता सुनकर गहराई में उतर जाते हैं। कितनी अद्भुत लिखावट, कितनी शानदार कविता। क्या इसे फ्रेम करवाकर इसी अध्ययन कक्ष में टांग दिया जाए? फिर वो हैरान से वैंस की तरफ मुड़ते हैं। लॉर्ड वैंस, आपने वाकई बहुत सूझबूझ दिखाई है। सम्राट का दक्षिणी दौरा जल्द ही यहां पहुंचेगा। मैं इस तैयारी में की गई आपकी मेहनत का विशेष उल्लेख करूंगा। वैंस कृतज्ञता से भर गया और झुककर नमन किया। खुशी की इस लहर के बीच उसे मेरे प्रति एक सच्चा आभार महसूस हुआ। उसका वो साफ, नुकीला चेहरा याद आया और उसके सीने में बिना किसी चेतावनी के कुछ हलचल हुई। ये किस उस्ताद के हाथ की कारीगरी है? वैंस का चेहरा सख्त हो गया। ये किसी उस्ताद की नहीं है एल्डर सोरेन। ये उसने लिखी है जिसने जल निकासी की विधि सुझाई थी। केल नाम का एक शख्स। क्या? वो एक सजायाफ्ता कैदी जिसे लोग सिर्फ मेहनत मजदूरी लायक समझते थे। उसमें इतनी गहराई वाली कविता लिखने, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और ऐसी नई शैली का हुनर। आखिर वो इंसान है कौन? मुझे इस नौजवान से मिलने का मौका ढूंढना ही होगा। उसके बाद के दिनों में परिवार की जिंदगी फिर से शान ढर्रे पर लौट आई। रेमी ने बंदरगाह पर छोटे मोटे काम पकड़ लिए, सारा दिन भारी बक्से ढोते हुए। उन बक्सों के जमीन पर टकराने की आवाज साफ और तीखी आती है। शायद सम्राट के स्वागत में भेजी गई चांदी है, या फिर सोने के प्याले और जेड के बर्तन। चिन साम्राज्य विस्थापित लोगों से भरा है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। फिर भी सत्ता में बैठे लोग बेखौफ होकर जी रहे हैं। मगर फिलहाल मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो उस सच का पता लगाना है जिसने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। मुश्किल यह है कि मेरी औकात छोटी है और ऊपर से एक कैदी का रिकॉर्ड। मैं जिस भी दरवाजे पर हाथ डालता हूं दीवार से टकरा जाता हूं। और तभी जब मैं पूरी तरह फंस चुका था, वैंस अचानक मेरे पास आता है। वो मेरी कैलीग्राफी की तारीफ करते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि उसे बहुत सराहना मिली। मुझे ऐसी उम्मीद थी, पर मैंने खुद को विनम्र रखा। पर जो उसने तोहफे में दिया उसका अंदाजा मुझे जरा भी नहीं था। एक ऐसा तोहफा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उस झूठे मुकदमे के सबूत जिसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। ये लौटाना ही सही था। महल के कुछ गलियारों तक मेरी पहुंच है। पुराने मामले उखाड़ने में मेहनत तो लगती है,
पर यह मुमकिन है। वो ऐसे कह रहा था जैसे ये बहुत आसान है, पर मैं जानता हूं कि ये बिल्कुल भी नहीं था। मैंने पूरे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। मुझे लगा कि आगे बढ़ने के लिए इतना काफी है। किसी सजा को पलटने के लिए सिर्फ मेहरबानी काफी नहीं होती। सम्राट का बेड़ा बस पहुंचने ही वाला है। अगर तुम ठीक इसी वक्त उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सको तो मुमकिन है कि तुम्हारा केस सीधे उन तक पहुंच जाए। मैं चुप खड़ा सोच रहा था कि सम्राट जैसे व्यक्ति के करीब कैसे पहुंचा जाए। तभी वैंस और करीब आ गया। तुम तेज हो और तुम्हारे पास वाकई हुनर है। इतने छोटे जिले में सड़ना तुम्हारे लिए बर्बादी है। वो बहुत करीब था और उसके शरीर की हल्की महक मेरी तरफ आई, जिससे पल भर के लिए मेरा ध्यान भटक गया। वेंस के साथ मीटिंग के बाद घर पहुंचा तो देखा ग्रेसन बाहर ही खड़ा था, जान बचाने का एहसान जताते हुए मुझे खाना खिलाने की जिद कर रहा था। मेरा दिमाग तुरंत दौड़ने लगा। इस आदमी को पता चल गया है कि किस्मत पढ़ने का हुनर क्या कर सकता है, और अब ये और करीब आना चाहता है। मैंने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। मैंने मान लिया। ग्रेसन वैसे तो खुरदरा इंसान है, लेकिन इस इलाके का बड़ा खिलाड़ी है। वो शहर की हर हलचल के बारे में जानता है। पीते हुए उसने बताया कि मैंने जो जल निकासी विधि बताई थी, उसने पूरा जलमार्ग साफ कर दिया है। चांगशान का बेड़ा पटरी पर है। मुझे लगा था उसे कुछ दिन की छुट्टी मिलेगी, पर उसे शाही काफिले की अगवानी के लिए बंदरगाह भेज दिया गया है। कुछ प्याले शराब के बाद उसने मुझसे फिर से किस्मत पढ़ने को कहा। मैंने पिछली बार के बारे में सोचा, तब कुछ भी गंभीर सामने नहीं आया था। मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं घटी थी, इसलिए मैंने हार मान ली और उसकी कलाई थाम ली। एक पल बीता और जो नजारा मैंने देखा उसने मेरी धड़कनें रोक दी। शाही बंदरगाह पर कोहराम, ग्रेसन के चारों तरफ चीखें और लड़ाइयां छिड़ गई हैं। तस्वीर धुंधली पड़ी। किस्मत का चक्र बोला, लक्ष्य ग्रेसन, मौत का फरमान पक्का हो चुका है। 3 दिन बाद मृत्यु का समय, हत्या की साजिश, कई तलवारों के वार से मौत, किस्मत का पलड़ा भारी है। ये देखने की कीमत 1 साल की उम्र थी। अब मेरे पास करीब 10 साल और 3 महीने बचे हैं। मेरा पेट अंदर तक हिल गया। कीमत पहले से कहीं ज्यादा थी। पर तभी मुझे एक बात सूझी। यही बात तो इस मामले को इतना जरूरी बनाती है। अगर मैं इस किस्मत को बदल सका तो सिर्फ ग्रेसन की जान नहीं बचेगी, मैं खुद सम्राट की रक्षा कर सकता हूं, और जो उम्र मुझे वापस मिलेगी उसका इनाम बहुत बड़ा होगा। फैसला आसान था। मैंने ठान लिया। ग्रेसन हैरान है कि मेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है। काफिले की अगवानी के लिए बंदरगाह मत जाना। तुम गंभीर हो। पैसे अच्छे हैं और शाही रक्षक भी वहां होंगे। भला क्या गलत हो सकता है। मैंने एक ठंडी आह भरी। ये उसकी जिंदगी है। मैंने जो कहना था कह दिया। मैंने जल्दी से अलविदा कहा और सीधा काउंटी कार्यालय भाग गया। पर लॉर्ड हार्लान ये सुनकर पीला पड़ गया। उसने ही तो स्वागत की सारी व्यवस्था की थी। उसने कहा कि सुरक्षा एकदम पुख्ता है, कोई खतरा नहीं है। उसने मुझे वहीं से बाहर निकाल दिया। एक भलाई क्या कर दी, तुम्हें बकवास फैलाने का हक मिल गया। मेरे पास वेंस के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। रास्ते में मुझे अचानक एक बारीक बात याद आई, कुछ ऐसा जो रेमी ने पहले बताया था। बंदरगाह पर सामान उतारते समय बक्से भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरते हैं। तलवारों और हथियारों की वो पहचान वाली आवाज। जब मैं वेंस से मिला तो पहले तो उसे भी यकीन नहीं हुआ, पर जैसे ही मैंने बंदरगाह पर सुनी, उस संदिग्ध आवाज का जिक्र किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। शाही दरबार में बिताए सालों ने उसकी समझ को बहुत तेज कर दिया था। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे कैसे पता चला। उसने बस अपनी दासी को बुलाया और धीमे सटीक निर्देश दिए। फिर उसने अपना अधिकार चिन्ह एक भरोसेमंद गार्ड को थमा दिया। उसे इतनी कुशलता से काम करते देख मुझे थोड़ी हिम्मत तो मिली, पर सीने में बसा डर पूरी तरह नहीं गया। सम्राट के आने का दिन तेजी से करीब आ गया। बंदरगाह पर झंडे लहरा रहे थे, भीड़ बेतहाशा थी। लॉर्ड हार्लान ने हथियारों से लैस गार्ड्स को देखा और उपहास उड़ाया। ऐसी सुरक्षा में भला क्या गलत हो सकता है। पर जैसे ही सम्राट ने बंदरगाह पर कदम रखा, सब कुछ बिखर गया। दुकानदार के भेष में दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने अपना सामान गिराया और जहरीले क्रॉसबो निकाल लिए। उन्होंने तीर चलाए। लगभग उसी पल सुरक्षा में लगे कई रक्षकों ने अपने ही साथियों पर हमला कर दिया। सुरक्षा घेरा एक पल में टूट गया। पूरा इलाका कोहराम में बदल गया। लॉर्ड हार्लान की हवा निकल गई। वो वहीं जम गया। ये वाकई हो रहा था। पर ठीक उसी वक्त बंदरगाह के दोनों तरफ से रक्षक टूट पड़े और खुद शाही जहाज से कुलीन योद्धा छलांग लगाकर बाहर निकले। सबने मिलकर हमलावरों का खात्मा कर दिया। वेंस ने उन सबको पहले से ही तैयार रखा था। जानलेवा हमला पलक झपकते ही नाकाम कर दिया गया। सम्राट का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने तुरंत लॉर्ड हार्लान को जवाबदेह ठहराया। लॉर्ड हार्लान पसीने से तरबतर होकर गिड़गिड़ाने लगा। उसे मेरी चेतावनी याद आ रही थी। पछतावा उसे अंदर से खाया जा रहा था। इधर सम्राट की जान बचाने का श्रेय वेंस को मिला और उसने आखिरकार सम्राट का गहरा सम्मान हासिल कर लिया। उसने राहत की सांस ली। मेरे प्रति उसकी कृतज्ञता शब्दों से परे थी। इस किस्मत को पढ़ने में 2 और महीने की उम्र खर्च हुई। किस्मत बदलने पर 30 महीने वापस मिले। कुल फायदा 2 साल। तूफान जितना बड़ा, शिकार उतना ही हाथ लगा। पर असली धमाका तो अभी बाकी है। जब सम्राट को पता चला कि मुझे जल इंजीनियरिंग आती है और मैंने उनकी रक्षा में मदद की है, तो उन्होंने मुझे खुद दरबार में बुलाया। जब सम्राट के मुख्य दरबारी ने उस तीखी ऊंची आवाज में मेरा नाम पुकारा तो मैं राज दरबार में कदम रख गया।
दरबार के सारे अफसर मुझे घूरने लगे। मैं घुटनों के बल बैठ गया। सम्राट ने देर तक मुझे परखा। तो तुम ही वो हो, हाइड्रोलिक इंजीनियर जिसने हत्या की भविष्यवाणी की। केल महाराज, मैं बस किस्मत वाला था। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, झाओ कबीले का एक दरबारी आगे बढ़ाया। जादू टोना और धोखा, दरबार को भ्रष्ट करने के लिए काली कलाओं का इस्तेमाल, यह बहुत गंभीर अपराध है। कैसी काली कला, कैसा भ्रष्टाचार? मैंने प्राचीन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के दस्तावेजों का हवाला दिया। बाढ़ को काबू करने की महान कहानी। दरबारी के पास कोई जवाब नहीं था। तुम पीली नदी को कैसे काबू करोगे? ऊपरी हिस्से में पेड़ लगाकर मिट्टी थामेंगे, बीच के रास्ते की नहरें खोदेंगे, निचले इलाकों में तटबंध बनाकर बाढ़ का पानी मोड़ देंगे। पूरा दरबार गूंज उठा। अधिकारी दंग होकर खामोश थे, उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। सम्राट ने मेज पर हाथ मारा और खड़े हो गए। उनकी आंखों में प्रशंसा चमक रही थी। वो मुझे इनाम देने ही वाले थे कि झाओ कबीले का दरबारी फिर से कूद पड़ा। वो मेरी दूरदर्शिता साबित करने या फिर सम्राट को धोखा देने के आरोप में सजा की मांग करने लगा। मुझे लगा कि यही सही मौका है। महाराज, मैं किसी एक व्यक्ति को छूने की इजाजत चाहता हूं। सम्राट ने पास खड़े एक परिचारक की ओर इशारा किया और मुझे आगे बढ़ने को कहा। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियां परिचारक की कलाई पर रख दी। किस्मत का चक्र तुरंत सक्रिय हो गया। 3 महीने की उम्र खर्च हुई। एक नजारा सामने आया। शाही रसोई में एक परिचारक सूप के कटोरे में सफेद पाउडर डाल रहा है। कटोरे पर लंबी उम्र का प्रतीक खुदा है। सम्राट के शाही बर्तनों में से एक। मैंने कलाई छोड़ी और खुद को संभाला। मैं पीछे हटा। तुमने क्या देखा? शाही रसोई की आज रात ही बारीकी से तलाशी ली जाए। सम्राट ने तुरंत जांचकर्ताओं को भेजा। 1 घंटे के भीतर शाही गार्ड कमांडर दौड़ता हुआ दरबार में आया। महाराज, हमने एक परिचारक को खाना जहरीला करते हुए पकड़ लिया है। लक्ष्य 9वां राजकुमार था। इसका मास्टरमाइंड सीधे झाओ कबीले के संबंधों से जुड़ा है। झाओ कबीले का दरबारी एकदम सफेद पड़ गया, वहीं ढह गया। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, इनाम मांगो। मैं बस ये चाहता हूं कि महाराज सच का पता लगाएं और किसी वफादार को झूठी सजा न मिले। ये शब्द इशारा था उस तरफ जो झाओ कबीले ने मेरे परिवार के साथ किया था। केल को 7वें दर्जे का दरबारी विद्वान नियुक्त किया गया ताकि वो राजधानी में रहकर अपनी तैनाती का इंतजार करे। झाओ कबीले का मैं खुद निपटारा करूंगा। दरबार से बाहर निकलते ही देखा, आसमान काला पड़ चुका था। वैंस ठीक वहीं था जहां मुझे उम्मीद थी, महल के गेट के बाहर इंतजार करते हुए। मुझे सुरक्षित बाहर आते देख उनकी आंखों में एक फिक्र और अपनापन तैर जाता है। आज दरबार में तुमने जो किया, मैं सच में प्रभावित हूं। मैं मुस्कुरा देता हूं, जानता हूं कि ये तो बस शुरुआत है। सराय लौटते ही एक पत्र मिलता है। ये एल्डर सोरेन की पोती लायरा का भेजा हुआ है। वो दरबार में मेरे प्रदर्शन की तारीफ करती है और मिलने का न्योता देती है। मैं पत्र संभाल लेता हूं। एक और कनेक्शन बन चुका है। मैं बिस्तर पर लेटता हूं। सिस्टम की आवाज आती है। डिंग, 9वें राजकुमार का भाग्य बदला। 3 महीने उम्र कटी, 6 महीने वापस मिली, कुल लाभ 3 महीने। अब कुल आयु लगभग 11.5 साल है। ये मेरी धोखा देने वाली क्षमता एक निवेश इंजन है। दरबार में मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। जहर की भविष्यवाणी सिस्टम से हुई, लेकिन मेरा संयम ही मेरे काम आया। झाओ परिवार को आज करारी चोट लगी है। वो इस हार को भूलेंगे नहीं। पर अभी मैं बस वक्त का इंतजार कर रहा हूं। चैन साम्राज्य का दरबार गहरा है, पर मुझे कोई जल्दी नहीं। अगर मैं यहां तक पहुंच गया हूं तो एक एक कदम करके और ऊंचा उठ सकता हूं। खिड़की से चांदनी छन रही है। मैं गहरी नींद में सो जाता हूं। अब नदी किनारे की दलिया के सपने नहीं आते, बस दरबार के हैरान चेहरे याद हैं। पर राजधानी की जिंदगी उतनी सीधी नहीं है। 7वें दर्जे का विद्वान बस एक खाली पद है। कार्मिक मंत्रालय मुझे कोई असली पद देने में टालमटोल कर रहा है। मैं सराय में फंसा हूं और बिल बढ़ते जा रहे हैं। मैं सूखा बन खा रहा हूं, तभी ग्रेसन आता है। उसे राजधानी में छोटा सा पद मिल गया है। झाओ परिवार अपने रसूख का इस्तेमाल करके तुम्हारी नियुक्ति रुकवा रहा है। वो शहर भर में अफवाह फैला रहे हैं कि तुम एक सड़क छाप ठग हो। मैं हंसकर टाल देता हूं। सब मेरी उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा है। ग्रेसन मेज पर हाथ पटकता है। तुम ये सब चुपचाप नहीं सह सकते। मैं उससे कहता हूं कि मेरा दिमाग साफ करने के लिए घाट पर चलें। मजदूर घाट पर पसीना बहा रहे हैं, पेटियां ढो रहे हैं। मैं अनजाने में एक बूढ़े कुली की कलाई छू लेता हूं। फेट व्हील सक्रिय हो जाता है। कीमत 1 साल की उम्र। एक नजारा दिखता है। 3 दिन बाद झाओ परिवार के गुर्गे शहर के गेट के बाहर घात लगाकर बैठे हैं, मेरे इंतजार में, ताकि मुझे मार सकें। झाओ परिवार का स्टीवर्ड खुद वहां है, सबको निर्देश दे रहा है। मैं कलाई छोड़ देता हूं। मुझे पता है क्या करना है। सराय वापस आकर मैं सीधे वेंस के पास जाता हूं। वो सब सुनती है, उसकी आंखें तीखी हो जाती हैं। तुम्हें हमेशा पहले से कैसे पता चल जाता है? मैंने बस कुछ ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। उसकी आंखों में कुछ अनकहा है। वो और सवाल नहीं करती। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं तुरंत तुम्हारे लिए अंगरक्षक तैनात करती हूँ। 3 दिन बाद मैं अकेले ही शहर के गेट की ओर चलता हूँ। बिल्कुल वैसे ही झाओ के गुर्गे झाड़ियों से कूद पड़ते हैं। स्टीवर्ड आगे है। हमला करो। मैं पीछे हटता हूँ। वैंस के छुपे हुए रक्षक अचानक निकल आते हैं। गुर्गे पूरी तरह घिर गए। उन्हें काबू कर लिया गया। झाओ का स्टीवर्ड भागने की कोशिश करता है, पर उसे पकड़कर पूछताछ शुरू होती है। वैंस के प्रबंधों के तहत रात भर पूछताछ चली। स्टीवर्ड दबाव में टूट गया।
उसने सब उगल दिया। झाओ परिवार सालों से नहर परिवहन अधिकारियों को रिश्वत देकर मरम्मत का पैसा चुरा रहा था। मेरे परिवार को फंसाया गया क्योंकि पिताजी ने उनकी तस्करी के धंधे को देख लिया था। मैंने मुट्ठी भींची। इतने सालों बाद इस झूठे केस में दरार पड़ गई थी। स्टीवर्ड ने अपने इकबालिया बयान पर दस्तखत कर दिए। उसे जेल भेज दिया गया। झाओ परिवार ये सुनकर आग बबूला हो गया, पर वो बेबस थे। वो बस अपने गवाह को जेल जाते देख सकते थे। इसके बाद वेंस मुझे निजी तौर पर चाय घर बुलाती है। वो मुझे गौर से देखती है। तुम्हारे पास बहुत से राज हैं, पर मुझे तुम पर भरोसा है। मैं चाय का कप उठाता हूं, सीने में एक गर्म एहसास फैलता है। सराय में मेज पर एक खाने का डिब्बा है। अंदर स्वादिष्ट पेस्ट्री और एक छोटा नोट है। सबसे अच्छी चीजें शांति से आती हैं, जैसे बारिश जमीन को भिगोती है। चरित्रवान इंसान को ऐसे ही चलना चाहिए। लायरा के हस्ताक्षर मैं मुस्कुराकर एक चखता हूं। वो वाकई अच्छा बनाती है। डिंग 1 साल की उम्र, खर्च, घात की भविष्यवाणी, 3 साल उम्र वापस मिली, शुद्ध लाभ 2 साल, कुल आयु लगभग 13.5 साल। पहली सफल सक्रिय कार्रवाई, स्किल अनलॉक, क्राइसिस सेंस, गंभीर पलों में ऑटो अलर्ट। मैं बिस्तर पर लेटता हूं। अब मैं काफी स्थिर महसूस कर रहा हूं। झाओ परिवार को हार माननी पड़ी, पर वो चुप नहीं बैठेंगे। स्टीवर्ट की गवाही से परिवार का नाम साफ हो रहा था, पर कार्मिक मंत्रालय अभी भी मेरे असली पद को रोक रहा है। आखिर झाओ परिवार के पीछे कौन खड़ा है? बाहर चांदनी नरम और धुंधली है। मैं आंखें बंद कर लेता हूं। वेंस का भरोसा, लायरा की दयालुता, ये सब अच्छे कनेक्शन हैं, और ये नया संकट बोध, यही तो वो बढ़त है जो मुझे जिंदा रखती है। झाओ परिवार मुझे दफनाना चाहता है, तो उन्हें पता चलने दो कि अंत में कौन जीतता है। मैं रात भर में कानूनी याचिका लिखता हूं और सुबह वेंस को सेंसर बोर्ड में दाखिल करने के लिए देता हूं। झाओ परिवार जब ये सुनता है तो वो वैसा ही करता है जैसे कोई कोना हुआ जानवर करता है। वो पलटवार करते हैं, राजधानी में अपने हर संपर्क का इस्तेमाल कर दबाव बनाते हैं। वेंस को भी डराने की कोशिश करते हैं। वो मेज पर पत्र पटकती है। चेहरा बर्फ जैसा ठंडा है। मैं शाही अधिकारी हूं। मैं जानती हूं न्याय क्या होता है। वो मुड़ती है और आस्तीन से कागजों का ढेर निकालती है। ये झाओ परिवार के उस संपर्क का हस्तलिखित पत्र है जो क्लियर वाटर काउंटी के मजिस्ट्रेट को भेजा गया था, और इसमें साफ लिखा है, केल परिवार को जल्द निपटाओ, जड़ से सारी मुसीबतें खत्म करो। मैं पत्र लेता हूं, सीने में कृतज्ञता उमड़ आती है। इससे के 100% जीत पक्की है। पर सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष झाओ परिवार का ही चेला है। वो याचिका पर बैठा रहता है और औपचारिक जांच शुरू करने से मना कर देता है। तभी एल्डर सोरेन आगे आते हैं। 3 सम्राटों के शिक्षक सीधे दरबार में अर्जी देते हैं। अगर ऐसा अन्याय हुआ तो अदालत की साख क्या बचेगी। सम्राट गुस्से से भर गए और पूरी जांच का आदेश दे दिया। सुनवाई के दिन मैं जल्दी पहुंच गया। झाओ परिवार ने राजधानी का सबसे तेज वकील किराए पर लिया है। सबूत अपर्याप्त हैं। तुम सिर्फ एक स्टीवर्ड की बात पर केस नहीं पलट सकते। मैं धीरे से खड़ा होता हूं। बिना किसी हड़बड़ी के मैं आगे आता हूं। नदी के डाकुओं ने मेरे परिवार के बारे में क्या कहा था? 30 फीट लंबी एक नाव। हमारा परिवार पीढ़ियों से खेती करता है। नाव कहां से आएगी? वकील जम गया। वो हकलाने लगा। मुझसे शब्द नहीं निकले। मैं जज की तरफ मुड़ता हूं। उस नाव का मालिक झाओ परिवार की ट्रेडिंग कंपनी थी। वो अवैध अनाज तस्करी कर रहे थे और पिताजी वहां पहुंच गए तो उन्होंने उन्हें चुप करा दिया। अपनी बात खत्म कर मैं वो पत्र और बुककीपर की गवाही पेश करता हूं। उनके बुककीपर ने माना है कि झाओ परिवार ने उस नाव का इस्तेमाल तस्करी के लिए किया था। वकील राग की तरह पीला पड़ गया। जज ने फैसला सुना दिया। मेरे परिवार के खिलाफ झूठा केस खारिज हुआ। झाओ परिवार को दोषी पाया गया। सम्राट का नया फरमान आया, परिवार का सम्मान बहाल करो। 3 पीढ़ियों तक उन्हें शाही परीक्षा देने और सरकारी पद पाने की इजाजत है। अदालत से बाहर निकलते ही पिताजी इंतजार कर रहे थे। वो मेरा हाथ थाम लेते हैं। आंसू बह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। रेमी खुशी से उछल रहा है। क्या हम अधिकारी बन सकते हैं? हाँ, सब कुछ होगा। मैं ऊपर देखता हूं। वेंस गली के कोने में खड़ी है। होठों पर मुस्कान है। वो मुझे देखकर सिर हिलाती है। सामने लायरा भी आई है। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी है। दोनों महिलाओं की नजरें मिली। उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाया। खामोश इकरार, कोई आगे नहीं आया। मेरे सीने में सुकून है। मैं पिताजी और रेमी को घर ले जाता हूं। उस शाम हम धूप जलाकर पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं। पिताजी स्मारक के सामने झुकते हैं। आशीर्वाद दें पूर्वजों। हमारे खानदान का नाम साफ हो गया। मैं झुकता हूं और धूप जलाता हूं। ये तो बस शुरुआत है। यहां से सब कुछ बेहतर होगा। सिस्टम की आवाज आई। परिवार का भाग्य बदल गया। 2 साल की उम्र वापस मिली। कुल आयु लगभग 15.5 साल। नई क्षमता अनलॉक, फेट ट्रेस। महीने में एक बार आप लक्ष्य के अतीत की घटनाओं को देख सकते हैं। मैं लेटे लेटे सोचता हूं कि इसे कैसे इस्तेमाल करूं। झाओ परिवार गिर चुका है, पर उनके पीछे का हाथ अभी भी सलामत है। कार्मिक मंत्रालय अभी भी मेरे पद पर बैठा है। वो कर्ज जल्द ही चुकाया जाएगा। चांदनी खिड़की से छन रही है। मैं आंखें बंद करता हूं। चेहरे पर मुस्कान है। नदी किनारे कीचड़ में रगड़ने से आज परिवार का नाम साफ करने तक ये सफर कठिन था, और आगे की राह और भी लंबी है। फैसले के 3 दिन बाद शाही आदेश आया। सम्राट ने अपवाद दिया। केल को नहर प्राधिकरण का 6ठे दर्जे का निदेशक नियुक्त किया गया, असली पद और असली ताकत के साथ। पूरे नदी नहर परिवहन प्रणाली की निगरानी। पिताजी आंसू पहुंचते हैं, अभिभूत हैं।
रेमी उछल रहा है। हाँ, केल एक अफसर है। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ, पर मैं जानता हूँ ये क्या है। रेशम में लिपटा हुआ अंगारा। नहर प्राधिकरण साम्राज्य के सबसे चर्चित पदों में से एक है। हर जगह नजरें हैं। झाओ परिवार नीचे है, पर जड़ें नहीं गई। उनके पीछे राजस्व उपमंत्री साइलास खड़ा है। साइलास चांसलर एल्ड्रेथ का चेला है और एक दशक से नहर परिवहन को नियंत्रित कर रहा है। पहले ही दिन मैंने बही खाते खोले। मेरा माथा ठनका। अनाज का नुकसान 30% सालाना हो रहा है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। ग्रेसन पास आता है। इसमें भ्रष्टाचार की पूरी दुनिया दफन है। चलो, मुझे घाट पर ले चलो। जब मैं पहुंचता हूं, घाट के मजदूर मुझे देख तितर बितर हो जाते हैं। मैं एक पुराने मल्लाह को पकड़ता हूं। शराब का एक प्याला और हाथ। पीने के बाद ही वो बोलने की हिम्मत करता है। धीरे धीरे वो नहर प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार की परतें खोलता है। जब वो नशे में धुत था, मैंने कलाई छुई, फेट व्हील सक्रिय हो गया। कीमत 2 साल की उम्र, एक नजारा दिखता है और मेरा कलेजा काम जाता है। साइलास और झाओ परिवार साझेदार हैं। वो नहर के जहाजों का इस्तेमाल नमक की तस्करी के लिए करते हैं। हर सफर में 10 में से 7 हिस्से में अनाज और 3 में अवैध नमक होता है। वो नुकसान, इसी तरह वो तस्करी को छुपाते हैं। मुनाफे का हर सिक्का सीधा साइलास और झाओ परिवार की जेब में जा रहा है। मैं कलाई छोड़ता हूं और खुद को संभालता हूं। योजना तैयार हो रही है। वापस दफ्तर पहुंचकर मैंने एक नई प्रणाली का प्रस्ताव रखा। परिवहन के अलग अलग हिस्से और बारी बारी से होने वाली निरीक्षण शिफ्ट। हर डॉक सेक्शन पर चेकिंग पॉइंट। हर जहाज की आते जाते तलाशी। यह कदम पूरी परिवहन श्रृंखला पर साइलस की पकड़ को सीधे तौर पर तोड़ देगा। साइलस चैन से नहीं बैठ सकता। 3 दिन बाद जब मैं डॉक का निरीक्षण कर रहा था, मेरे भीतर कुछ सिहर उठा। खतरे का संकेत मिल गया था। बाईं ओर से हमला होने वाला था। मैं एक तरफ झुका और लकड़ी का डंडा मेरे कान के पास से गुजरता हुआ जमीन पर जा लगा। नकाबपोश आदमी अंधेरे से बाहर निकल आए। ग्रेसन मेरे सामने कूद पड़ा और उसके हाथ पर वार हुआ। गुस्से में जलते हुए मैं उसे घसीटकर एक गोदाम में ले गया। ग्रेसन ने अपना ऊपरी कोट उतार दिया। मेरा कोट जल्दी पहनो। लॉर्ड काइल, आप क्या कर रहे हैं? हम इनका जाल इन्हीं पर उल्टा देंगे। तुम मेरा कोट पहनो और पिछले दरवाजे से निकल जाओ। ग्रेसन ने दांत पीसे और पीछे से खिसक गया। मैंने उसका कोट पहना और जानबूझकर खुद को उनके सामने दिखाया। नकाबपोश जाल में फंस गए और मेरा पीछा करने लगे। मैंने उन्हें हर उस तंग गली में घुमाया जिसे मैं ढूंढ सका। फिर अंधेरे का फायदा उठाकर मैं साइलस की हवेली की पिछली दीवार फांद गया। डिंग, भाग्य का पता चला साइलस का अतीत देख रहा हूं। नजारों में उसके स्टडी रूम का एक गुप्त खाना दिखा जिसमें एक लेजर छिपी थी। मैं खिड़की से अंदर कूदा, उस खाने को ढूंढा और लेजर निकाल ली। अंदर नमक की हर तस्करी, मुनाफे का हर हिस्सा और जेल कबीले के साथ हर लेनदेन सब साफ साफ दर्ज था। सबूत हाथ में आ गया। मैं वापस बाहर निकला और रात के अंधेरे में ओझल हो गया। घर लौटते ही वैंस दरवाजे पर थी, चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ। मुझे वापस आते देखकर उसने राहत की सांस ली। यह उन दुर्लभ पलों में से था जब मैंने उस कठोर चेहरे के पीछे कुछ कोमलता देखी। तुम्हें हमेशा इतनी दूर तक जाने की क्या जरूरत है? मैं हंसा और उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे साथ रहते हुए मरने का ख्याल तो दूर की बात है। उसके गाल गुलाबी हो गए, पर उसने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने ग्रेसन की पट्टी बांधी और मेरे पास आई। उन बेवकूफों को लगा कि उन्होंने मुझे फंसा लिया। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगली सुबह मेज पर कई बक्से दिखाई दिए। अंदर लीरा द्वारा लाए गए सुरक्षा कवच थे जो उसने अपने दादाजी से लिए थे। उन दोनों ने मेरे लिए जो किया उसे देख मेरा सीना गर्व और गर्मजोशी से भर गया। 2 साल की उम्र खर्च हुई। नहर घोटाले का पर्दाफाश वापसी। 4 साल की उम्र बढ़ी। कुल 2 साल की उम्र बढ़ी। वर्तमान उम्र का संतुलन लगभग 70.5 साल। क्राइसिस सेंस अपग्रेड हो गया। अब आने वाले खतरों की दिशा 3 सांस पहले ही बता सकता है। मैंने नमक की तस्करी वाली लेजर खोली और मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। साइलस, देखते हैं अब तुम इससे कैसे बचते हो। पर मैं बहुत तेजी नहीं दिखा सकता। चांसलर एल्ड्रिच की पकड़ बहुत गहरी है। केवल एक लेजर साइलस को गिराने के लिए काफी नहीं है। मुझे सही पल का इंतजार करना होगा। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने लेजर बंद की और आंखें मूंद लीं, शरीर को आराम देते हुए और दिमाग में योजना बनाते हुए। नमक की तस्करी की लेजर वेंस के हाथों गुप्त रूप से सम्राट तक पहुंच गई। 3 दिन बाद शाही फरमान आया, साइलस की जांच और मुकदमा करो। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा यह अंत है, लेकिन अगले ही दिन अदालत का पासा पूरी तरह पलट गया। चांसलर एल्ड्रिच ने खुद को साइलस के बचाव में उतारा। महाराज, सबूत नाकाफी हैं। इस मामले पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। उसने मुझे फंसाने के लिए एक सेंसर भेजा। महाराज, मैं काइल के खिलाफ आधिकारिक आरोप लगाता हूं। सत्ता का दुरुपयोग, शाही अधिकारी के घर की अनाधिकृत तलाशी। दोनों गुट आपस में भिड़ गए। शोर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सम्राट मुझे बचाना चाहते थे, पर एल्ड्रिच का प्रभाव बहुत गहरा था। अदालत में आधे से ज्यादा अधिकारी उसके चेले थे। आखिरकार सम्राट के पास साइलस के मामले को ठंडे बस्ते में डालने और मुझे नहर प्राधिकरण से हटाकर एक बेकार पद पर भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। फरमान वाले दिन मैं दफ्तर के बाहर पत्थर सा खड़ा रहा। ग्रेसन गुस्से में जमीन पर पैर पटकने लगा। यह बिल्कुल बकवास है। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी, मुड़ा और सराय की तरफ चल दिया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया।
मैं खिड़की के पास बैठ गया। मेरे पास सबूत है, सच मेरे साथ है। फिर भी मैं साइलस को नहीं गिरा सका, क्योंकि चांसलर एल्ड्रिच के पास ताकत है और परम सत्ता के सामने सबूत और तर्क का कोई मोल नहीं। मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि मैं इन्हें नष्ट कर सकूं और पॉल और रेमी को बचा सकूं। अगले दिन मैं एल्डर सोरेन की हवेली गया, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बहाने। मैं वास्तव में एल्डर सोरेन से बात करना चाहता था। लीरा ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। दादाजी अभी स्टडी में ही हैं। एल्डर सोरेन खुश थे कि मैं आया। उन्होंने मुझे प्राचीन हाइड्रोलिक ग्रंथों की चर्चा में उलझा लिया। मैंने मौका पाकर दरबार के हालात पूछे। उन्होंने लंबी चुप्पी के बाद अपनी दाढ़ी सहलाई। क्या तुम जानते हो चांसलर एल्ड्रिच इस दरबार पर 20 साल से क्यों हावी है? मैंने सिर हिलाया, क्योंकि उसने सम्राट के दिल को बखूबी पढ़ा है, और सम्राट को जो चीज सबसे प्यारी है वो है 4 शब्द: साम्राज्य और उसकी प्रजा। मेरे दिमाग में सब कुछ कोहरे की तरह साफ होने लगा। एल्डर सोरेन और कुछ नहीं बोले, बस उठे और पीछे के बगीचे में फूल देखने चले गए। लीरा चाय लाई। उसने मुझे गहरे विचारों में खोया देखा। क्या सोच रहे हो? मैंने ऊपर देखा और एक ख्याल जहन में आया। क्या मैं यहाँ किताबों के संग्रह से किताबें उधार लेने नियमित आ सकता हूँ? उसके गाल धीरे से लाल हो गए। जब भी आप चाहें। उसके बाद लीरा अक्सर मेरे पास आने लगी, दादाजी की तरफ से किताबें देने के बहाने, पर असल में वो मुझे देखना चाहती थी। वह हमेशा पुरानी किताबें लाती और हम कविता, सुलेख और पेंटिंग पर बातें करते। उसे यह जानकर हैरानी होती कि मैं प्राचीन ग्रंथों के हवाले बिना रुके दे सकता था। कभी कभी मेरी टिप्पणियां उसे पूरी तरह हैरान कर देती। तुमने यह सब कहाँ सीखा? मेरे सपनों के किसी पुराने गुरु से। तुम फिर से मनगढ़ंत बातें बना रहे हो। पर मैं उसकी आंखों में कुछ बढ़ता हुआ देख सकता था, कुछ ऐसा जो पहले वहां नहीं था। वैंस ने भी यह नोटिस कर लिया। एक दिन वो सराय पर आई और लीरा द्वारा भेजी गई किताबें देखीं। वो कुछ पल शांत रही, फिर मुझे देखा। अगर तुम्हारी लीरा के लिए भावनाएं हैं तो मैं राह में नहीं आऊंगी। मैंने उसे देखा। वह औरत जो महल में इतनी शालीन दिखती थी, आज उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, कुछ कोमल सा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तुम और लीरा दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। मैं तुम दोनों में से किसी को भी निराश नहीं करना चाहता। वो स्थिर होकर मुझे बहुत देर तक देखती रही। आखिरकार उसने एक धीमी सांस ली। मुझे पता होना चाहिए था, तुम जैसा आदमी कभी किसी एक का नहीं हो सकता। वो मुड़ी और चली गई। उसकी पीठ थोड़ी अकेली लग रही थी। मैं उसके पीछे जाना चाहता था, पर समझ नहीं आया कि क्या कहूं। उस रात मैंने अपना ब्रश उठाया और राज सिंहासन के नाम एक अर्जी लिखी। पीली नदी को काबू करने की पूरी योजना बनाई। कंस्ट्रक्शन मेथड: पेड़ों के साथ मजबूत बांध, बाढ़ का रुख मोड़ना और गाद कम करना। हर बिंदु सटीक विवरण के साथ लिखा गया। अगली सुबह दरबार में मैंने अर्जी पेश की। सम्राट ने उसे पढ़ा। उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और खड़े हो गए। क्या रणनीति है! कंस्ट्रक्शन मेथड: बाढ़ का रुख मोड़ना। काइल: असली प्रतिभा ऐसी होती है। मुंशी: फरमान जारी करो। काइल पीली नदी परियोजना का नेतृत्व करेगा और उसके पास सभी कर्मचारियों और संसाधनों को जुटाने का पूरा अधिकार होगा। चांसलर एल्ड्रिच गुस्से में पत्थर सा हो गया, पर वह इसके खिलाफ बहस नहीं कर सकता था। पीली नदी परियोजना राष्ट्रीय अस्तित्व का मामला था। वह इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दरबार का हर अधिकारी मेरी तरफ मुड़कर देखने लगा। वही सेंसर जिन्होंने कुछ दिन पहले मुझ पर आरोप लगाए थे, अब आपस में असहज नजरें बदल रहे थे। मैं घुटनों पर झुका और फरमान स्वीकार किया। मैं जानता था यह बाजी मेरी है। डिंग मुख्य मिशन शुरू हुआ। पीली नदी परियोजना पूरा करने पर इनाम: काफी उम्र, विशेष पदवी अनलॉक, पवित्र जल के हाथ, नई क्षमता, ले सेंस, भूमिगत जल और भूगर्भीय संरचनाओं का पता लगाना। मैं सिंहासन कक्ष से बाहर निकला। आसमान काला हो चुका था। वैंस महल के गेट के बाहर इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में गर्मजोशी दौड़ गई। मुझे पता था तुम रास्ता ढूंढ लोगे। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर पाता। उसने सिर हिलाया और लीरा के बारे में और कुछ नहीं कहा। चांसलर एल्ड्रिच इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। मैंने सिर हिलाया। पीली नदी परियोजना ही असली युद्ध का मैदान है। वह हम सम्राट की पहुंच से कोसों दूर हैं। चांसलर एल्ड्रिच मेरे खिलाफ कदम उठाएंगे, पर मेरे पास ले सेंस है, मेरे पास क्राइसिस सेंस है, और मेरे पास पिछले जीवन की हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है। आखिर में कौन हंसता है, यह अभी भी एक खुला सवाल है। घर लौटते ही लीरा का पत्र वहां था। बस 4 शब्द: कृपया अपना ख्याल रखें। मैंने पत्र मोड़ा और बिस्तर पर लेट गया। चांदनी खिड़की से शांति से अंदर आ रही थी, पर मेरा दिमाग शांत नहीं था। पीली नदी परियोजना एक कठिन काम है, लेकिन अगर मैंने यह कर लिया तो सम्मान बहुत बड़ा होगा, और तब चांसलर एल्ड्रिच भी मेरे रास्ते को नहीं रोक पाएगा। साइलस का कर्ज भी अभी बाकी है। फरमान के 3 दिन बाद मैं रेमी और ग्रेसन के साथ पश्चिम की ओर पीली नदी के लिए निकल पड़ा। यह पहला सफर एक सर्वेक्षण है। मैंने सम्राट का पूरा भरोसा कंधों पर लिया है, और मुझे अपनी पीठ पर एल्ड्रिच की ठंडी नजरें महसूस हो रही हैं। हम शाम तक पीली नदी पर पहुंचे। नदी का मटमैला पानी बिना रुके पूर्व की ओर बह रहा था। मैं पुराने बांध पर खड़ा हुआ और ले सेंस सक्रिय किया। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी की परतें मेरे दिमाग में साफ नक्शा बना रही थीं।
मैंने जल्द ही बांध बनाने के लिए सही जगह ढूंढ ली, जहां नदी का तल सबसे संकरा और जमीन सबसे स्थिर थी। अगले दिन मैंने स्थानीय कारीगरों को जुटाया, पर अधिकारियों ने मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। सामग्री नहीं आ रही है, पत्थर और लकड़ी गोदामों में बंद कर दी गई है। कारीगरों को जरूरी काम का बहाना देकर कहीं और भेजा जा रहा है। ग्रेसन गुस्से में था। कोई जानबूझकर रास्ते का रोड़ा बन रहा है। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, इसमें चांसलर एल्ड्रिच का हाथ है। मैंने पड़ोसी काउंटियों को सामग्री उधार देने के लिए पत्र लिखे। रेमी हर दिन मेरे साथ चक्कर काटता, इतना काला पड़ गया कि पहचान में नहीं आता। रात को तंबू में काइल, यह नदी के कैंपों के काम से भी ज्यादा मुश्किल है। मैंने उसके बाल सहलाए, लिखते रहो, सब बेहतर हो जाएगा। 3 दिन बाद सामग्री आ गई और कारीगर लौट आए। हमने काम शुरू किया। बांध दिन ब दिन ऊंचा होने लगा और मैंने राहत की सांस ली, तभी खतरे का संकेत गूंजा। मैं तुरंत सतर्क हो गया और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। मैंने रेमी और ग्रेसन को रात भर चौकन्ना रहने की चेतावनी दी। उस रात थकान जीत गई। मैं गहरी नींद में था कि एक गड़गड़ाहट ने मुझे चौंका कर जगा दिया। तंबू के बाहर कोई चिल्लाया, बाढ़। मैं लपक कर बाहर निकला तो देखा भूरे पानी की एक दीवार हमारी तरफ चली आ रही थी। यह अधब ने बांध की दरार से अंदर घुसा और पूरा कैंप कुछ ही पलों में डूब गया। सामान बह गया। लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। मैंने लकड़ी के एक खंभे को पकड़ लिया। रेमी, ग्रेसन। ग्रेसन पास ही एक तख्ते से चिपका था। लॉर्ड काइल, यहां से निकल जाइए। मैंने हर तरफ पागलों की तरह ढूंढा, पर रेमी कहीं नहीं दिखा। तभी मुझे वह दिखा, पानी की लहरों के बीच नीचे की ओर बहता हुआ। रेमी! बाढ़ का पानी मेरे सिर के ऊपर से गुजरा। मैं पूरी ताकत से नीचे की तरफ तैरने लगा। लहरों ने बार बार मुझे पटका, पर मैं हर बार ऊपर आ गया। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर पानी में रहा। आखिरकार मैंने नदी के किनारे सरकंडों को पकड़ा और खुद को बाहर खींचा। कांपते हुए मेरे होंठ नीले पड़ गए थे। रुकने का वक्त नहीं था। मैं नदी किनारे दौड़ते हुए रेमी को पुकारता रहा, पर पानी की गड़गड़ाहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं 30 मील से ज्यादा दौड़ा। सुबह होने वाली थी। तभी नदी किनारे चट्टानों के बीच एक जाना पहचाना सा साया दिखा। वो रेमी था। भीगा हुआ, चेहरा सफेद पड़ा हुआ और बिल्कुल बेजान। मैं झपट कर उसके पास गया और उसे उठाया। सांसें चेक करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। सांस चल रही थी, पर बहुत धीमी। उसका पूरा बदन बर्फ सा ठंडा था, होंठ नीले पड़ गए थे और शरीर पर कई जख्म थे। मैंने उसे गले लगाया और पहली बार सिस्टम पर गुस्सा फूटा। बताओ, क्या वो मर जाएगा? सिस्टम पल भर के लिए चुप रहा। डिंग, लक्ष्य रेमी गंभीर हालत में है। भाग्य पढ़ने के लिए खिलाड़ी को सीधे संपर्क करना होगा। कांपते हुए मैंने रेमी का हाथ थामा। मेरे सामने एक नजारा कौन था। एक बूढ़ा वैद्य उसे मौत के मुंह से खींच लाता है, पर जख्म बहुत गहरे थे। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मेरी आंखें गुस्से में लाल हो गईं। मैं इसे बदल रहा हूं। बताओ कैसे? सिस्टम ने जवाब दिया। रेमी का भाग्य बदलने के लिए 5 साल की उम्र खर्च करनी होगी। तुम्हें दवा घंटों के भीतर ओबेरॉन तक पहुंचना होगा। ओबेरॉन इस दौर का सबसे महान वैद्य है, एक घुमक्कड़ जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैंने रेमी को उठाया और अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सिस्टम ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं बिना रुके 3 पहाड़ियों और 2 नदियों को पार कर गया। अगली सुबह मुझे पहाड़ी की तलहटी में धुआं उठता दिखा। एक छोटी सी झोपड़ी के सामने सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग जड़ी बूटियां सुखा रहा था। मैं उसकी तरफ लपका। रेमी अभी भी मेरी बाहों में था। मैं घुटनों के बल बैठ गया। कृपया मेरे भाई को बचा लीजिए। बुजुर्ग मुड़ा और उसने मुझे देखा, फिर रेमी को। तुम्हारी किस्मत बहुत अनमोल है। मैंने अपना सिर जमीन तक झुकाया। उसे अंदर ले गए। 2 घंटे तक एक्यूपंक्चर चला। आखिरकार रेमी के चेहरे पर रंग लौट आया। बुजुर्ग ने पसीना पोंछा। तुम्हारा भाई बहुत जुझारू है। थोड़ी और देर होती तो भगवान भी नहीं बचा पाते। मैं फिर घुटनों पर बैठ गया। आंसू बह रहे थे। रेमी की जान बचाने के लिए भाग्य बदलने में 5 साल की उम्र खर्च हुई। वापसी 10 साल। कुल लाभ 5 साल। वर्तमान उम्र का संतुलन लगभग 22.5 साल। नई क्षमता अनलॉक हुई। लाइफ शेयर, अपनी उम्र किसी और को देना, महीने में केवल 1 बार। मैं रेमी को झोपड़ी से बाहर उजाले में लाया। सूरज की रोशनी गर्म और स्थिर थी। ग्रेसन लंगड़ाता हुआ हमारी तरफ आया। मुझे लगा मैंने तुम दोनों को खो दिया। हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। कैंप में सब कुछ बर्बाद था। कारीगर मिट्टी हटा रहे थे। मैं बांध की दरार के पास गया और उसका बारीकी से अध्ययन किया। निशान साफ थे। यह तोड़फोड़ थी। सहारा देने वाली रस्सियां सफाई से काटी गई थीं। यह प्राकृतिक आपदा नहीं थी। किसी ने यह किया था। कौन था वो कायर? और कौन हो सकता है? चांसलर एल्ड्रिच। वो मुझे मरवा डालना चाहता है। उस रात वैंस बिना किसी चेतावनी के कैंप पहुंची। वो धूल से सनी हुई थी, चेहरा कागज सा सफेद। जब उसने देखा कि मैं और रेमी जीवित हैं, तो वो टूट गई। सबके सामने उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। तुमने मुझे डरा दिया था। मैं ठीक हूं। मैंने देखा लीरा कुछ दूरी पर खड़ी थी। वह शांति से आई, रेमी के पास से दवा का बर्तन लिया और बिना एक शब्द बोले काढ़ा बनाने लगी। दोनों ने बिना कहे काम बांट लिया। एक रेमी की देखभाल कर रही थी, दूसरी मेरी। वेंस ने मेरे हाथों की चोटों पर पट्टी बांधी। लीरा ने रेमी को दवा पिलाई। उन दोनों को शांत भाव से काम करते देख मेरे अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस जीवन में जो भी हो, मैं इन दोनों को कभी निराश नहीं होने दूंगा। 3 दिन बाद सम्राट को बांध टूटने का सच पता चला और वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने एल्ड्रिच की भूमिका की जांच का फरमान दिया।
एल्ड्रिच ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर सम्राट का भरोसा टूट चुका था। मैं पीली नदी के किनारे खड़ा ठीक किए गए बांध को देख रहा था। एल्ड्रिच, यह कर्ज सूद समेत चुकाया जाएगा। 6 महीने बीत गए। पीली नदी का बांध बनकर तैयार हो गया। जब आखिरी पत्थर रखा गया तो किनारों पर खड़े लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। मैं बांध के ऊपर खड़ा नदी को देख रहा था, जिसे आखिरकार काबू कर लिया गया था। 6 महीने की कड़ी मेहनत। न जाने कितनी बार मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा, और आज हम यहाँ हैं। शांत पानी, सुरक्षित किनारे। नदी के किनारे लोगों ने खुद मंदिर बना लिए। धूप बत्ती की महक हवा में थी। मैंने सुना वे पुकार रहे थे, हमारे मसीहा। यह खबर राजधानी तक पहुंच गई। सम्राट बहुत खुश थे। वे खुद दक्षिण आए, बांध पर खड़े होकर शांत पानी देखा। सम्राट ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। असाधारण, असाधारण, असाधारण। उन्होंने फरमान जारी किया। कायल को निर्माण विभाग का उपमंत्री पदोन्नत किया जाता है। उन्हें पवित्र जल का रक्षक की पदवी और एक सोने की पट्टिका दी जाती है। मैं घुटनों पर झुका। मैंने अपनी नजरों से उन अधिकारियों को स्कैन किया जो सम्राट के साथ आए थे। चांसलर एल्ड्रिच उनके बीच खड़े थे। चेहरे पर ठंडी नफरत थी। मैं जानता था कि वो नहीं रुकेंगे। राजधानी लौटते समय क्राइसिस सेंस पूरी तरह सक्रिय हो गया। घात का संकेत मिला। कम से कम 23 हमलावर। मैंने तुरंत निर्णय लिया, हम जलमार्ग से चलेंगे। 3 दिन बाद मैं राजधानी के पश्चिमी द्वार पर सुरक्षित पहुंच गया। वो हत्यारे मुख्य सड़क पर 5 दिनों तक मेरा इंतजार करते रहे। चांसलर एल्ड्रिच, वो सच में मुझे मरवाना चाहते हैं। राजधानी लौटने के अगली सुबह मैं दरबार में अपनी अर्जी लेकर खड़ा था। नमक तस्करी में साइलस के पूरे सबूत पेश किए। लेजर, पत्र, गवाह, इकरारनामे सब पुख्ता, और एल्ड्रिच और उसके चेलों के बीच सालों तक हुई लिखा पढ़ी सब सामने थी। चांसलर एल्ड्रिच बौखला गए। उन्होंने अपने सहयोगियों को आगे किया। मुझ पर अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की बात कही। सेंसर एक एक करके चिल्लाने लगे। मैंने बिना किसी जल्दबाजी के कानून की किताब खोली और एक एक करके खंडन किया। हर शब्द सटीक था, हर वाक्य तलवार की तरह लगा। कानून की हर एक पंक्ति याद थी, हर सबूत कानून पर बिल्कुल खरा उतरा। सेंसर एक एक करके खामोश हो गए। कुछ कहने को नहीं बचा था। चांसलर एल्ड्रिच का चेहरा सफेद और फिर ग्रे पड़ गया। पूरा बदन कांप रहा था। तभी एल्डर सोरेन धीरे से उठे। 3 सम्राटों के शिक्षक ने शांत लहजे में वो कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने खुद देखा था एल्ड्रिच को आखिरी फरमान बदलते हुए। सम्राट के चेहरे पर अंधेरा छा गया। पूरी जांच के आदेश दे दिए गए। एल्ड्रिच की हवेली की तलाशी ली गई। गार्डों को मूल फरमान और सबूत मिल गए। सबूत अकाट्य थे। चांसलर एल्ड्रिच जमीन पर गिर पड़ा। वो आदमी जिसके हाथ में कभी पूरा साम्राज्य था, अब मरे हुए कुत्ते सा पड़ा था। चांसलर एल्ड्रिच की सभी पदवियां छीन लो, उसे शाही जेल में डालो, फांसी दो। साइलस की पूरी संपत्ति जब्त कर उसे सिर कलम करने की सजा दो। झाओ कबीले के हर सदस्य को जड़ से मिटा दो। मैं दरबार में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उनकी वर्दी छीनी गई, उन्हें घसीटकर बाहर निकाला गया। पर मुझे वैसी खुशी नहीं मिली जैसी उम्मीद थी। नजारे आंखों के सामने कौन थे? नदी के किनारे की दलदली मिट्टी में परोसा गया पतला सूप, रेमी का रोटी के टुकड़े के लिए लड़ना, और वो मजदूर जो कभी वापस नहीं लौट सके। सम्राट नीचे उतरे। उन्होंने खुद मुझे उठाया। काइल, तुम्हारा साथ होना पानी का अपना रास्ता ढूंढने जैसा है। मैं झुका, मन शांत हो गया। सब खत्म हो गया। दरबार से बाहर निकलते समय आसमान काला था। वेंस गेट पर इंतजार कर रही थी। उसने सादे कपड़े पहने थे, साधारण, शांत। मुझे बाहर आते देख उसकी आंखों में कुछ नरम सा एहसास था। आज रात मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूं। मैंने सिर हिलाया और उसके साथ चल पड़ा। उसने दरवाजा खोला। 4 व्यंजन और सूप मेज पर रखे थे। धुआं निकल रहा था। वो एप्रन पहनकर चूल्हे पर ध्यान से काम कर रही थी। वह कठोर शाही अधिकारी अब नहीं थी। अब बस वो औरत थी जो किसी के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। मैं काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। मेरे सीने में कुछ ऐसा भर गया जैसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लीरा एक मिट्टी का जार लिए अंदर आई। यह मैंने खुद बनाई है। काइल के घर वापसी के स्वागत में आलू बुखारे की वाइन। हम तीनों साथ बैठे, मोमबत्ती की रोशनी में। काइल, तुम अब तीसरी रैंक के अधिकारी हो। अब समय है कि तुम घर बसा लो। लीरा चुपचाप नीचे देखने लगी। उसके गाल लाल हो गए। मैंने उन दोनों को देखा। अगर तुम दोनों को स्वीकार हो तो मैं काइल कसम खाता हूं कि मरते दम तक तुम में से किसी को धोखा नहीं दूंगा। वैन स्थिर होकर मुझे देख रही थी। लीरा ने ऊपर देखा। आंखों में चमक थी। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। कोई कुछ नहीं बोला, मगर उनकी आंखों में जो है वो सब कुछ कह देता है। उस रात हमने ढेर सारी प्लम ब्लॉसम वाइन पी। ये पीने में हल्की और मीठी है, पर इसका नशा धीरे धीरे चढ़ता है और रूह तक उतर जाता है। वैंस के गाल लाल हो गए। उसका सिर मेरे कंधे पर टिका है। मैं कितनी देर से इस पल का इंतजार कर रहा था। मेज पर लुढ़की लायरा अर्धनिद्रा में कुछ बुदबुदा रही है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने दोनों को अंदर सुलाया और फिर आंगन में अकेले बैठकर सितारों से सजे आसमान को निहारने लगा। डिंग, मुख्य मिशन पूरा हुआ। येलो रिवर प्रोजेक्ट। इनाम 10 साल की उम्र। कुल जीवन शेष लगभग 32 साल। विशेष उपाधि मिली पवित्र जलहस्त। जीवन दृष्टि दायरा स्थायी रूप से बढ़ गया। साइड मिशन पूरा हुआ। चांसलर का पतन। इनाम 8 साल की उम्र।
नई क्षमता अनलॉक हुई, भाग्य का इशारा, उम्र खर्च करके किसी की किस्मत को मोड़ना। सीमा महीने में एक बार। मैंने आंखें मूंद लीं। मेरे चेहरे पर मुस्कान है, कीचड़ भरे किनारे पर मजदूरी करने वाले कैदी से लेकर तीसरे दर्जे के अधिकारी तक, सत्ताहीन से लेकर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को गिराने तक का सफर। हर कदम मुश्किल था, पर मैंने कर दिखाया। डैडी और रेमी के सुरक्षित जीवन के बारे में सोचकर, वेंस और लायरा को याद करके मेरे सीने में एक ऐसी शांति है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। एक गहरी, भरपूर संतुष्टि। क्षितिज पर भोर की लाली फैलने लगी है। मैंने अंगड़ाई ली और एक नया दिन शुरू हुआ। चांसलर एल्ड्रेथ के पतन के बाद मैंने उसका राजस्व मंत्री का पद संभाला। 26 साल की उम्र में मैं चियन साम्राज्य के इतिहास में उस पद पर बैठने वाला सबसे युवा व्यक्ति बन गया। दरबार हिल गया था, पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। येलो रिवर प्रोजेक्ट का अपना वजूद है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। मेरा पहला कदम नई नीतियां लागू करना था। नहर परिवहन प्रणाली को नया रूप देना, नमक तस्करी के रास्तों को बंद करना, देश भर में जल संरचनाएं बनाना और आम जनता पर करों में कटौती करना। सिर्फ 6 महीनों में खजाना भर गया, गोदाम अनाज से लबालब हो गए और सड़कों पर लोग मुझे केल चैंपियन कह रहे हैं। एक जीता जागता संत। ग्रेसन अब मेरा सबसे भरोसेमंद सिपाही है। वो रोज शहर भर में दौड़कर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाता है। रेमी बड़ा हो गया है, शाही अकादमी में पढ़ रहा है। उसके शिक्षक कहते हैं कि उसमें वाकई काबिलियत है। डैडी एक आलीशान एस्टेट में रहने लगे हैं। वो अपना दिन पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी बिताते हैं, जैसा दशकों में कभी नहीं रहे। मगर दरबार की गहराई में हवाएं बदल रही हैं। एक दरबारी ने मुझ पर अपना गुट बनाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। दावा किया कि पूरा राजस्व मंत्रालय सिर्फ मेरी सुनता है। सम्राट ने कोई कार्रवाई नहीं की, पर दूरियां बढ़ती गईं, सभाएं कम हो गईं, मेरी अर्जियां सालों तक अनसु पड़ी रहने लगीं। मैं खतरे को करीब आता महसूस कर सकता हूं। सम्राट के पास एक नया ताओवादी पुजारी आया है, जो साम्राज्य की किस्मत पढ़ने का दावा करता है। वो ब्रह्मांड की शक्तियों का स्वामी है और हर दिन सम्राट के साथ इलिक्सिर बनाने और दुनिया की बातें करने में बिताता है। वो पुजारी चांसलर एल्ड्रेथ के बचे हुए वफादारों में से एक है, जो इतने समय से सही मौके की तलाश में था ताकि मेरे और सम्राट के बीच दीवार खड़ी कर सके। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा कि अगला कदम क्या होगा। अगली सुबह दरबार में मैंने अपनी अर्जी दी। आपका ये विनम्र सेवक प्रांतों में तैनात होने की गुजारिश करता है, ताकि साम्राज्य के हालातों को खुद देख सकूं, ये जान सकूं कि नई नीतियां कैसे काम कर रही हैं और समझ सकूं लोगों की असली तकलीफें। सम्राट हिचकिचाए। वो अनिश्चितता में घिर गए। केवल ये निरीक्षण के नाम पर एक रणनीतिक वापसी है। नाम दौरा है, पर इरादा यहां से भागना और तख्त के खिलाफ साजिश करना है। मैं वहीं घुटनों पर बैठ गया। तो फिर मुझे इस पुजारी के साथ किस्मत पढ़ने की प्रतियोगिता करने दें। अगर मैं हारा तो मैं हर पद से इस्तीफा देकर सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। अगर मैं जीता तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि महाराज मेरी बात सुने। सम्राट की दिलचस्पी जाग गई। उन्होंने सिर हिलाया। पुजारी ने गहरी एकाग्रता का ढोंग किया, अपनी उंगलियां घुमाईं और कुछ बुदबुदाया। मैं सीधे सम्राट के पास पहुंचा और संपर्क साधने की अनुमति मांगी। सम्राट ने अपना हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां उनकी कलाई पर टिकी। डिंग, किस्मत का चक्र सक्रिय हुआ। 3 महीने की उम्र खर्च हुई। एक नजारा मेरी आंखों के सामने चमका। शाही बगीचे में 3 दिन बाद जब सम्राट फूलों के बीच टहल रहे होंगे, तो एक हमलावर सजावटी पत्थरों के पीछे से निकलेगा और वो हमलावर पुजारी के साथ खड़ा उसका युवा सहायक है। मैंने अपनी पकड़ ढीली की। मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मैं पुजारी की तरफ मुड़ा। आज से 3 दिन बाद शाही बगीचे में एक हत्यारा होगा। वो हत्यारा आपके ठीक बगल में खड़ा आपका युवा शिष्य है। असंभव आरोप। सम्राट असमंजस में थे, पर उन्होंने चुपचाप तैयारियां पूरी कर लीं। 3 दिन बाद शाही बगीचे में सम्राट फूलों को निहारने का नाटक कर रहे थे। शिष्य पत्थरों के पीछे से उड़ता हुआ बाहर आया, हाथ में खंजर लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने कहा था। शाही रक्षकों ने उसे वहीं धर दबोचा। पूछताछ के दौरान शिष्य ने कबूल कर लिया। पुजारी ने आदेश दिया था। पुजारी चांसलर एल्ड्रेथ के वफादारों में से एक है। बदले की आग में यहां भेजा गया था। सम्राट का गुस्सा भड़क उठा। पुजारी को तुरंत मौत की सजा दे दी गई। उसके बाद सम्राट ने मुझे अपने निजी अध्ययन कक्ष में बुलाया। केल, मैं लगभग अपने घर में सांप पाल बैठा था और एक वफादार आदमी के खिलाफ हो गया था। महाराज की दृष्टि बहुत साफ है। मैं इस तख्त के लिए 1000 बार अपनी जान दे सकता हूं। आज से आप ग्रैंड चांसलर हैं, साम्राज्य का सबसे बड़ा सेवक। मैंने फरमान स्वीकार करने के लिए सिर झुकाया। मेरे अंदर कुछ शांत हो गया। आखिरी कदम भी पूरा हो गया। वापसी के रास्ते में वेंस गाड़ी के अंदर इंतजार कर रही थी। तुमने मुझे डरा दिया था। वो दिन जब सम्राट तुमसे दूर हो गए थे, मैं सो नहीं पाती थी। खैर, अब सब पीछे छूट गया। एस्टेट पर वापस पहुंचने पर लायरा प्रवेश द्वार पर मिली। मैं बहुत परेशान थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो। मैंने उन दोनों का एक एक हाथ थामा और अंदर चला गया। उस शाम मैंने एक फैसला लिया। अगली सुबह दरबार में मैंने विनम्रतापूर्वक सम्राट से विवाह का आशीर्वाद मांगा। सम्राट खिलखिलाकर हंसे। केल, आखिरकार तुमने बोल ही दिया। मुझे लगा था तुम उम्र भर कुंवारे रहोगे। एक फरमान तैयार हुआ। सम्राट ने केल के वेंस और लायरा के साथ विवाह की मंजूरी दी। दोनों बराबर की पत्नियां, बिना किसी पद के अंतर के। दरबार के हर अफसर ने बधाई दी।
शादी 3 दिन बाद तय हुई। उन 3 दिनों में पूरा एस्टेट लॉल्टेन और रिबन से जगमगा उठा। सब लोग पूरी रफ्तार में काम कर रहे थे। दावत की व्यवस्था करने में खुशी और भावुकता थी। रेमी ने दूल्हे के दोस्त बनने की जिद की और डैडी की मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी। शादी के दिन पूरी राजधानी सड़कों पर उतर आई। लोग हर रास्ते पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वैन्स फिनिक्स मुकुट और कढ़ाई वाले लबादे में महल से बाहर निकली। लायरा सोरेन एस्टेट से उतनी ही भव्यता के साथ रवाना हुई। दोनों पालकी मेरे दरवाजों पर एक साथ पहुंची। मैंने हाथ बढ़ाया और एक एक करके दोनों पर्दे उठाए। उन दोनों को देखकर मेरे अंदर कुछ ऐसा उभरा जिसका कोई नाम नहीं है। विवाह की रस्में शुरू हुईं। हमने स्वर्ग और पृथ्वी को नमन किया। हमने बुजुर्गों को नमन किया। जब दूल्हा दुल्हन के एक दूसरे को झुककर नमन करने की बारी आई, मैं बाईं ओर मुड़ा और झुका, फिर दाईं ओर मुड़ा और झुका। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जब उन्हें उनके कक्षों में ले जाने का समय आया तो रस्में पूरी हो गईं और मोमबत्तियां जला दी गईं। मैं सबसे पहले पूर्वी कक्ष में गया। वैन्स का कमरा लाल मोमबत्तियां झूम रही थीं। वो बिस्तर के किनारे बैठी थी, घूंघट गिरा हुआ था। मैंने धीरे से घूंघट उठाया। उसने ऊपर मेरी ओर देखा। मैंने आखिरकार काफी इंतजार कर लिया। आज से हर दिन तुम्हारा है। हमने मिलन का प्याला पिया। मुझे पश्चिमी कक्ष में भी देखना है। जाओ, उसे इंतजार मत कराओ। पश्चिमी कक्ष में लायरा अपने बिस्तर पर उतनी ही शांति से बैठी थी। मैंने उसका घूंघट उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मुझे लगा मैं बस तुम्हें दूर से ही देख पाऊंगी। ऐसी बातें मत कहो। अब से तुम हर दिन मेरे साथ रहोगी। हमने मिलन का प्याला पिया। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं वापस पूर्वी कक्ष में आ गया। वैन्स रात के कपड़ों में बदल चुकी थी। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी त्वचा चमक रही थी, आंखें शांत पानी की तरह। मैं उसके बगल में बैठा और वो मेरी बाहों में सिमट गई। आज रात तुम मेरी हो। अब से हर रात खिड़की से चांदनी छनकर आती है। लाल मोमबत्तियां अंदर सांस ले रही हैं। उस रात शब्दों से कहीं ज्यादा कोमलता थी। आधी रात को मैं चुपके से पश्चिमी कक्ष की ओर खिसक गया। लायरा अभी भी जागी थी। दरवाजे की आहट सुनते ही वो उठकर बैठ गई। मैं उसके बगल में लेटा और उसने एक छोटी सी आवाज की। अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मैं कैसे नहीं आता। मेरा हाथ उसकी पीठ पर टिका था। वो हल्की सी काम गई। उस रात मैं कई बार दोनों कक्षों के बीच आता जाता रहा, जब तक कि सुबह की लाली आसमान में नहीं फैल गई। तभी मुझे नींद आई। जब मैं जागा तो दोनों तरफ कोई न कोई था। वैन्स मेरे दाहिने हाथ पर सोई हुई थी, गहरी नींद में। लायरा मेरे बाएं कंधे से लिपटी थी, सुकून से सांस ले रही थी। मैंने उन दोनों को देखा। नदी किनारे मजदूरी करने वाले कैदी से लेकर ग्रैंड चांसलर तक, बिल्कुल अकेले से इस परिवार तक, ये सफर हर कदम के लायक था। डिंग मुख्य मिशन पूरा हुआ। ग्रैंड चांसलर बन गए। पूर्णता का इनाम 20 साल की उम्र, कुल जीवन शेष लगभग 45 साल। विशेष वस्तु मिली, भाग्य का अमृत अपनी उम्र 10 साल बढ़ाता है। सभी साइड मिशन पूरे हुए। सिस्टम अब सुप्त अवस्था में जा रहा है। सभी अनलॉक क्षमताएं बरकरार रहेंगी। खिलाड़ी उनका इस्तेमाल जारी रख सकता है। मैंने सिस्टम पैनल पर देखा। इस चीट क्षमता के साथ मैं सिर्फ अपनी और अपने अपनों की रक्षा नहीं कर सकता, मैं इस साम्राज्य के लोगों के लिए और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वैन्स जाग गई और आधी खुली आंखों से मुझे देखने लगी। लायरा भी जाग गई। पल भर के लिए मेरे सीने से और करीब सट गई। उठने का वक्त हो गया है। हमें शुक्राना अदा करने महल जाना है। दोनों उठी और मुझे तैयार होने में मदद की। एक ने लबादा पकड़ा, दूसरी ने कमरबंद बांधा। मैंने बाएं देखा, मैंने दाएं देखा। ऐसी जिंदगी, ऐसा दिन, ये अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। महल में सम्राट ने कहा, केल, इसे बखूबी निभाना। चियन साम्राज्य तुम्हारे हाथों में है। मैं अपनी आखिरी सांस तक सेवा करूंगा। महल से बाहर निकलते ही सूरज गर्म था और हवा बड़ी सुकून भरी थी। वैन्स और लायरा गेट पर इंतजार कर रही थीं। मुझे बाहर आते देख वो आगे बढ़ी और दोनों तरफ से मेरी बाहें थाम ली। रास्ते में लोग रुककर उन्हें घूरने लगते हैं। ये ग्रैंड चांसलर हैं, इतनी कम उम्र में देश के सबसे बड़े अधिकारी, और इन्होंने 2 सुंदर महिलाओं से विवाह किया है। ये तो हर तरह से जीत गए। मैं मुस्कुराता हूँ, दोनों को करीब खींचता हूँ और हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी धीरे धीरे ग्रैंड चांसलर के महल की ओर बढ़ती है। लायरा अपना सिर मेरे कंधे पर रख लेती है। मुझे भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। घर पहुंचकर मैं कुछ बना दूंगा। मैं उन दोनों का हाथ थाम लेता हूँ। मेरे सीने में सुकून का गहरा एहसास है। नदी किनारे का वो पतला दलिया, दरबार में मौत को करीब से देखना, सब अब अतीत हो चुका है। आज मैं चियन साम्राज्य का ग्रैंड चांसलर हूँ। मेरे पास मेरे प्रियजन हैं, हाथों में असली ताकत है, और वो अनोखी शक्ति भी मेरे साथ है। ये जिंदगी अभी बहुत लंबी है। मैं इसे धीरे धीरे पूरी करूंगा। बाहर लोग सड़कों पर खड़े होकर जयकारे लगा रहे हैं। मैं पर्दा हटाकर हाथ हिलाता हूँ। दोनों महिलाएं मेरे करीब सिमट आती हैं। उनकी मुस्कुराहट फूलों की तरह खिल उठती है।